कब्रिस्तान मत करना, माता पिता की उम्मीदों को नाकाम मत करना। अरे डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं, कि डरना उस जहर से जिसे नशा कहते हैं, कि खुद को आहत करके उस पे मलाल मत करना, कि खुद को आहत करके उस पे मलाल मत करना। कि सबकी आंखें सफेद होती हैं तुझे देखकर, यहाँ सफेद का तात्पर्य खुशी से है कि सबकी आंखें सफेद होती हैं तुझे देखकर। तू धोखे से भी उन्हें लाल मत करना, धोखे से भी उन्हें लाल मत करना। कि मथा समंदर निकली मदिरा, निकला अमृत विष निकला, निकला वैभव ज्ञान व्यान और न जाने क्या क्या निकला। अब चुनो तुम के अमृत वरदान चाहिए या धूम्रपान चाहिए, भीतर अपने हैवान चाहिए या इंसान चाहिए, या इंसान चाहिए। क्यों पिए शराब, क्यों लगाए दम, क्यों बुझाए दिया, क्यों जलाए चिलम। लड़खड़ाते कदमों तले जमीन चाहिए या आसमान चाहिए। अब चुनो तुम कि समस्या चाहिए या समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण पहल नशा का अभिशाप, हम उससे कैसे निजात पाएँ, इस संबंध में हमारे स्थानीय जो इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनके बच्चों को हमने आमंत्रित किया सोसाइटी की ओर से, और उन्होंने अपनी बातें यहाँ पर रखी। उसमें से जो 21 बच्चे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था पहले राउंड में, उसमें से 11 बच्चे हमारे चयनित होकर के आए हैं। आज उनका फाइनल भी है, सेकेंड राउंड या फाइनल। इस फाइनल राउंड के हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि, हमारे जनपद की सम्मानित आदरणीय जिलाधिकारी, मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और आप इस मुहिम की महत्वपूर्ण कड़ी भी हैं। उस कड़ी में आप एक जज के रूप में हमारे बीच में हैं। मैं आपका इस नगर पालिका सभागार में स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और पुनः आपका नमन करता हूँ। हमारे बीच हमारे सीनियर दोस्त इस जनपद के, अभी तो पहले अल्मोड़ा से थे, अब हमारे जनपद के जो पहले जनपद बागेश्वर मुख्यालय में स्टेट बैंक की शाखा के प्रबंधक बनकर के श्री कपूर जी हमारे बीच में। मैं आपका भी इस सभागार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमसे जुड़े हैं। इस संवाद वेलफेयर सोसाइटी के हमारे सम्मानित मेंबर पांडे मैडम हैं, पटेल मैडम हैं, हमारे अध्यक्ष तो खुदारा जी हैं जो इस पूरी कड़ी को संभाले हुए हैं, और हमारे तिवारी मैडम हैं, और उनके साथ साथ हमारे सीनियर सिटीजन के सचिव भारत तिवारी जी, हमारे उत्तरायण एकेडमी तुपेड़ से खेतवाल जी, दानू जी, और भी सभी अभिभावक जो हमारे बीच में हैं। मैं आप सबका इस सभागार में स्वागत तो करता ही हूँ, और स्वागत करता हूँ नन्हे मुन्ने बच्चों का, जो एक महत्वपूर्ण कड़ी को लेकर के हम सबके बीच में धीरे धीरे उभर रहे हैं। जो एक अभिशाप है हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, उस अभिशाप से हम कैसे निजात पाएँ, कैसे मुक्ति पाएँ, और कैसे हम लोगों को इस बुराई से दूर रखें। इस मुहिम को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, और पहले राउंड को पूरा करने के उपरांत ये दूसरे राउंड पर आज फाइनल के लिए यहाँ पर आए। मैं आप इन बच्चों का भी स्वागत करता हूँ, इनका अभिनंदन भी करता हूँ, और शुभकामनाएं भी देता हूँ। आज जो हमारा सेकेंड राउंड है, इस राउंड में आप क्योंकि हमने 5 बच्चे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम 2 कंसोलेशन हैं, और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 प्राइजेज हैं। तो इन उस सीरीज में आपका नाम आए, इस शुभकामना के साथ मैं पुनः इस समारोह के सम्मानित परम श्रद्धेय जिलाधिकारी पाल मैडम जी का पुनः संवाद वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, और आप सब लोगों की ओर, जितने भी लोग इस सभागार में बैठे हैं, इन सब की ओर से मैडम का स्वागत, अभिनंदन, पुनः नमन करते हुए हम ये पहले नंबर पर है सुमन बेबी। परिवार कैसे बिखर से रहे हैं, युवा किस कदर बिगड़ से रहे हैं।
जब देखती हूँ कि संवेदनाएं संवेदनहीनता में तब्दील हो रही हैं, तब दुख होता है जब संस्कारों की अर्थी निकल रही होती है। तब मैं भी सोचती हूँ कि उस ओर बैठ जाऊं और पैरवी कर कर विषय की खूब तारीफें पाऊं, मगर मैं जानती हूँ कि वक्त की नज़ाकत को हम नज़रअंदाज कर नहीं सकते, एक छोटी सी गलती से पिछड़ नहीं सकते। भूगोल से खगोल तक देश का परचम लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो और खामियों को जहन से बाहर कर दो, नई इबादतें लिखेंगे ये दावा कर लो, नजर ना सही बस नजरिए में बदलाव कर लो, बस नजरिए में बदलाव कर लो। परम सम्मानित निर्णायक मंडल के सदस्य, इस सभा में उपस्थित सभी मेरे भाई बहन, मैं आज आपके समक्ष नशा एक अभिशाप समाधान हेतु संभावना विषय पर अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। नशा पल भर का मजा, जिंदगी भर की सजा। नशा एक ऐसी सजा है जिसे नशा करने वाला व्यक्ति न केवल खुद को देता है, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा उसके देश, उसके परिवार और अपने समाज को देता है। सर्वप्रथम उसके नशा करने से प्रभावित होता है तो उसका परिवार। अगर वो शादीशुदा है तो प्रभावित होती है तो उसकी पत्नी, उसके माता पिता। अगर माता पिता नहीं है और उसके बाद में बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उसके बच्चे, जो अपना कुछ भविष्य लेकर इस धरती पर आए होते हैं। लेकिन अगर उनका पिता अगर नशे के चुंगल में फंस जाता है तो वो अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने पिता के बारे में ध्यान देना शुरू कर देते हैं। उसकी पत्नी, जिसे वो अपने घर लेके आया होता है, और वो पत्नी शादी करने के बाद भी कई ख्वाबों से उसके घर आई होती है, और नशा करने के बाद या तो वो उससे मारपीट करता है या गलत शब्दों का प्रयोग कर अपना पूरा परिवार उजाड़ देता है। जहां से एक व्यक्ति की नींव शुरू होती है, एक कहीं मुकाम पे पहुंचने के लिए एक व्यक्ति की जहां से नींव शुरू होती है, वो नशा करके सर्वप्रथम उसे ही बर्बाद कर देता है। समय कम होने के कारण मैं सीधे टॉपिक पर आना चाहूंगी। नशा एक अभिशाप वो किस प्रकार है? नशा एक अभिशाप किस प्रकार है कि नशा हमारे जो नशे के कारण क्या क्या है, वो व्यक्ति नशा कर क्यों रहा है। आज के व्यक्ति सर्वप्रथम कामचोर हो चुका है, और उसे छोटी सी एक 500 रुपये अगर उसके खो जाते हैं या उसको नुकसान हो जाता है, उसके लिए वो सबसे सरल समाधान ढूंढता है, नशा कर देता है। 5000 तक का वो नशा कर देता है, और उसको पता नहीं है कि ये नशा उसको किस ओर तक धकेल रहा है। जो लोग ड्रग्स या इत्यादि बड़े नशाओं का सेवन करते हैं, उनके परिवार वाले पता है आपको क्या कहते हैं? काश मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा जो भी परिवार में उसका सदस्य है, काश ये शराब ही पी लेता। क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी चीज होती है जो एक बार लेकर व्यक्ति उसको छुड़ा नहीं पाता है। अभी की स्थिति अगर नशे की इतनी गंदी, इतनी अजीब स्थिति हो चुकी है, अगर ऐसी रहा तो आज के 10 साल बाद सोचिए। आप लोग अभी बैठे हैं, आप लोग अभी नशा नहीं करते हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि मेरा प्रश्न यहाँ पर भी होता है, अगर मैं आज सही हूँ तो क्या पता 1-2 साल बाद अगर मैं नशा करती हूँ तो किन कारणों से करती हूँ, उसके भी कई कारण होते हैं। सर्वप्रथम जो हमारी इसके समाधान है, उसके समाधान की ओर चलते हैं। हमारी शिक्षा नीति, हमारी शिक्षा जो इस स्तर पर है कि व्यक्ति को नशा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। एक आंकड़ों में पता चला था कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो ज्यादा नशा करते हैं, पर मैं नहीं मानती कि शिक्षित लोग नशा नहीं करते हैं। हमारी शिक्षा, हमारी जो लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा है? शिक्षा केवल शिक्षा है। आज के इंजीनियर को इंजीनियरिंग का ई नहीं पता है तो क्या शिक्षा है वो? आज जो पहले जो इंजीनियर होते थे, पढ़े लिखे जो होते थे, आज का व्यक्ति जिस स्तर पर उसका मतलब जिस वो कर सकता है, जो चीज कर सकता है, उसे नहीं करने दिया जाएगा। अगर घूस वगैरह ये सब डाली जाएंगी तो व्यक्ति करेगा क्या? नशा करने के बाद व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है कि जैसे अभी वो यहाँ है, अपने परिवार को कहेगा मैं कल से नशा नहीं करता हूँ। एक बार नशा करने के बाद व्यक्ति अगले दिन उसे नशा करने के बाद ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मैंने फतेह हासिल कर दिया, इसलिए तो वो नशा करता है। वरना अगर हमारे पिता, हमारे जो भी बड़े लोग हैं वो नशा कर रहे हैं, उन्हें हमसे प्यार नहीं है, हम रोते हैं तो उन्हें अच्छा लगता होगा? नहीं। नशा के बहुत सारे कारण हो सकते हैं करने के, लेकिन समाधान भी हो सकता है। शिक्षा को उस स्तर पर पहुंचाया जाए कि व्यक्ति को नशा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षा ऐसी हो जो हमें बताए, जो आज जितने भी अच्छे लोग बैठे हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर रखी है, उन्हें शिक्षा उस स्तर तक वो समझ रहे हैं शिक्षा को। केवल शिक्षित होने के बाद व्यक्ति नशा छोड़ देगा ये मैं नहीं मानती हूँ, बल्कि मेरा मानना यह है कि शिक्षा में वो समझे शिक्षा को कि शिक्षा असल में है क्या। क्यों जो तंबाकू वगैरह जो लोग सेवन करते हैं, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं, उनके बाहर से लिखा होता है कि इसमें आप और हम जैसे लोग उसको देख के, उसका जो चित्र बना है ना कैंसर का, हम उसे देख के घृणित हो जाएंगे और हमें
उसे लेने की जरूरत नहीं है, पर जो लेता है वो उस डब्बे को पहले फेंक देता है, फिर उसके बाद लेता है। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आप सब समझदार है, समझ जाओगे। नंबर 2 रोहित। अमृत विष निकला, ज्ञान ध्यान वैभव निकला और न जाने क्या क्या निकला। अब चुनो तुम, क्या तुम्हें अमृत ज्ञान चाहिए या वरदान चाहिए या वरदान चाहिए। नमस्कार साथियों, भावनाथ की सोई तुम्हें को उपस्थित सभी अभिभावकगणों, छात्र छात्राओं को मैं रोहित खेतवा नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज हम नशा मुक्ति के समाधान और समस्याओं के ऊपर अपने अपने विचार रखने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत वो देश है जो अपनी संस्कृति और समृद्धि के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। भारत वो देश है जो विश्व गुरु के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। भारत वो देश है जिसका डंका, चाहे बात हो G20 सम्मेलन की या बात हो क्रिकेट वर्ल्ड कप की, जिसका डंका हर जगह बज रहा है। परंतु आज भारत देश का युवा धीरे धीरे अंधकार की ओर चले जा रहा है। भारत देश का युवा ये भूलता जा रहा है कि विवेकानंद जी का युवा है, वो आदि शंकराचार्य जी का युवा है। विवेकानंद जी कहते थे, युवा वो नहीं जो अनीति की ओर बढ़ता हो, युवा वो नहीं जो अनीति की ओर बढ़ता हो, युवा वो है जो इस भारत देश की नीति बनाने में मदद करे, जो इस भारत देश की नीति बनाने में मदद करे। आज हम देखते हैं कि छात्र जीवन से ही बच्चा नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण मैं उस बच्चे के मन की उत्सुकता को कहना चाहूंगा, उस चंचलता के कारण जो बच्चा नशे में झूमते हुए उस व्यक्ति को वो तंबाकू की नशीली गंध की ओर धीरे धीरे आकर्षित होता चले जाता है। साथियों, मेरा मानना है जब तक उसके गुरुजन छात्र के गुरुजन अभिभावकगण जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, मैं कहना चाहूंगा कि उसके गुरुजन मुख्य तौर पर, क्योंकि जो बच्चा होता है वो अपना ज्यादा समय अपने गुरुजनों के साथ बिताता है, अपने माता पिता के साथ समय बिताता है। आज बात नशा मुक्ति कार्यक्रम पे आई है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत भी आज मैं आपको इसके संबंध बताऊंगा। कुछ दिनों पूर्व जब मेरी छोटी बहन अपने ट्यूशन से आ रही थी, कुछ नशे में युक्त व्यक्ति हो जा रहा है, उससे कुछ टिप्पणी कही जाती है, उसके साथ छेड़खानी की जाती है। वो कहती है, दादा मैं कल से अकेले ट्यूशन नहीं जाया करूंगी। क्या ये विडंबना नहीं है हमारे समाज की? ये प्रश्न उठता है आज यहाँ बैठे हर उस व्यक्ति के ऊपर, क्या ये हमारे समाज की विडंबना नहीं है कि वो बेटी बचाओ बेटी कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है, अगर वो कार्यक्रम साक्षर करना है तो इस नशे को हमारे समाज से धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति नशा करता है वो ना किसी का पति हो सकता है, ना किसी का पुत्र हो सकता है, वो मात्र एक नशे में लिप्त एक व्यक्ति हो सकता है जो इस समाज को कलंकित करने का कार्य कर रहा है, जो इस समाज को कलंकित करने का कार्य करता है। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल कर्म की झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल कर्म की झोली में। कर्म की शाखा को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को। अपने हिस्से का दीपक स्वयं जलाना होगा, अपने हिस्से का दीपक स्वयं जलाना होगा। आज यहाँ मौजूद हर व्यक्ति समस्याओं की बात ज्यादा करेगा, परंतु समस्या मात्र हमारे समाज में एक ही कि हर व्यक्ति नशा करता है। समस्या मात्र एक है, परंतु इसके समाधान हजारों हैं। अगर हम अपने आसपास अपने विद्यालयों में जाकर, विद्यालय स्तरों पर जाकर NDPCR एक्ट जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो NDPCR एक्ट है, अधिनियम है, उसके तहत अगर हम छात्रों में जागरूकता लाएंगे तो हमारा भारत देश साक्षर हो पाएगा। और सबसे मुख्य कारण है हमारे समाज की गलती है। जो व्यक्ति नशा करता है, एक बार जब वो वापस इस समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहता है, ये समाज उस व्यक्ति को नकार देता है। क्योंकि मैं मानता हूं, माई फिलोसफी इज दैट कि जो व्यक्ति सुबह घर से भूल कर जाता है, अगर वो शाम को वापस आता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता। हमें एक बार फिर उसे अपने समाज की मुख्य धारा में एक बार फिर जोड़ना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि जिन विज्ञापनों को, जिन गानों से आज हमारा युवा अपनी तरफ चल रहा है, जिन लोगों को आज युवा हमारा रोल मॉडल मानता है, जिन लोगों को अपने ऐसा बनना हुआ चाहता है, आज वही लोग नशे का व्यापार करते हैं, वही लोग नशे के विज्ञापन में अपनी मदद करते हैं। क्या ये हमारे कुछ चंद पैसों के लिए हमारे देश के युवाओं का पथभ्रष्ट करने का कार्य करता है? साथियों, हम आरोप तो उस कपकोट में, उस काडा कमशार घाटी में बैठे उस व्यक्ति पर हमेशा आरोप लगा देते हैं कि तुम्हारे द्वारा भांग की खेती, चरस की खेती की जाती है। क्या कभी हमारी सरकार, क्या कभी हमारा प्रशासन उस बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने का प्रयास करता है? क्या कभी उस बेरोजगार व्यक्ति को कभी भी शिक्षा देने का कार्य करता है? ये सवाल उठता है हमारी शिक्षा प्रणाली के ऊपर। जब तक वो व्यक्ति कपकोट कमशार घाटी में वो बैठा हुआ व्यक्ति, जब तक उसकी बेरोजगारी नहीं मिटाई जाएगी, जब तक उसके इस खेती के फायदे नहीं गिनाए जाएंगे, तब तक वो व्यक्ति यही कार्य करता रहेगा। हम देखते हैं आबकारी विभाग, SOG विभाग के अनेकों बार छापेमारी की जाती है, परंतु क्या नशा कम हो रहा है? हम बागेश्वर क्षेत्र में देखते हैं SOG की टीम, आबकारी विभाग कई बार यहीं के लोगों को गिरफ्तार करती है, या फिर कभी उत्तर प्रदेश या बिहार के लोगों को गिरफ्तार करती है। वो बड़ी मछली किधर जाती है? मैं प्रश्न ये 100 बार पूछा है मैंने, पुलिस प्रशासन से भी पूछा है, वो बड़ी मछली किधर चले जाती है जो इस नशे की सामग्री को लाने का प्रयास करती है?
वो बड़ी मछली किधर चली जाती है। एक और कारण मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगा, बेरोजगारी। जब तक मेरे देश का युवा बेरोजगार रहेगा तब तक ये नशा हमारे समाज में घुलता ही रहेगा, क्योंकि वो युवा सुनता है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। साथियों, मैं ये कहूंगा कि आज हमारे देश के सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम हो या अन्य कोई भी कार्यक्रम हो, वो भी धीरे धीरे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। और इस देश का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाले चुनाव भी आज धीरे धीरे नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि जब तक ये भारत का युवा ये नहीं समझेगा कि जब चोट लगने पर वो डॉक्टर के पास चले जाता है, जब वो चोट लगने पर डॉक्टर के पास जाता है, वो कम से कम करियर काउंसलिंग के लिए एक फिजिशियन के पास या फिर एक फिलोसोफर के पास जरूर जा सकता है। मैं यही कहूंगा, जब तक इस भारत का युवा विवेकानंद की नीतियों को नहीं अपनाएगा, शंकराचार्य की नीतियों को नहीं अपनाएगा, तब तक ये भारत का युवा नशे की ओर लिप्त। मैं कहना चाहूंगा अंत में मैं यहाँ मौजूद सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगा, इस कार्यक्रम की साक्षरता तभी हो पाए, प्रथम द्वितीय तृतीय आने से इस प्रोग्राम की साक्षरता नहीं हो पाएगी। इस प्रोग्राम की साक्षरता तभी हो पाएगी जब हम युवाओं को मोटिवेट करेंगे, हम युवाओं को आगे बढ़ाने करेंगे। मैं अंत में 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा। सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उनको मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमान है, अपनी मंजिल तो आसमान है। अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना रास्ता खुद बनाना है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज मैं नशा एक अभिशाप के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार रखने जा रही हूँ, और मुझे आप सभी से आशा है कि आप मेरे इन विचारों को ध्यानपूर्वक सुन के इनका पालन करवाना भी अवश्य ही सुनिश्चित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ चंद लाइनों से, जो कुछ इस प्रकार से। रोकनी होगी नशे की आदत, रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। रोकनी होगी नशे की आदत, सबको आगे है आना। नशा है एक बहुत बुरी लत, नशा है एक बहुत बुरी लत, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना, हमें नशा मुक्त भारत है बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्वस्थ जीवन के लिए अच्छी आदतों को अपनाना बहुत आवश्यक है, लेकिन नशीले पदार्थों के सेवन की लत मनुष्य के जीवन को दुखदायी एवं परिवार को आर्थिक हानि पहुंचाता है। नशा जो कि स्वयं एवं परिवार के लिए नाश का कारण बनता है, जैसे अफीम, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, बीड़ी सहित चरस, स्मोक, ब्राउन शुगर जैसे घातक मादक दवाओं का या पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि इस जहरीले व नशीले पदार्थ से मनुष्य को आर्थिक हानि पहुंचाने के सहित ये सामाजिक वातावरण को भी प्रदूषित करता ही है। नशे के आदि व्यक्ति को समाज में हेय की दृष्टि से देखा जाता है और उसकी राष्ट्र एवं समाज से ली उद्देश्यता भी शून्य हो जाती है, जिससे कि वो नशा करने से अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है और शांतिपूर्ण जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है और अपने ही परिवार के लिए बोझ है। इसलिए एक पल का नशा जीवन भर सजा ही सजा, जीवन भर सजा ही सजा। क्यों होते हो बदनाम, क्यों होते हो बदनाम, बंद करो ये नशे का पान, बंद करो ये नशे का पान। इसी प्रकार जैसे कि बीड़ी, सिगरेट आदि में तंबाकू होता है, जिससे कि साड़ी फुटता ताज का अनुभव होता है, लेकिन शुरुआती में इसके बुरे लक्षण नुकसान ना दिखाई देने के कारण इसका उपयोग बढ़ता ही चला जाता है, जिससे कि इसके विषैले तत्व शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और कैंसर जैसा भयानक रोग हो जाता है, जिससे कि कई लोग तंबाकू से कैंसर होने के कारण बर्बाद हो जाते हैं। वैसे ही शराब का नशा भी आजकल फैशन सा हो गया है, इसे अवगत कराने का साधन बना लिया गया है। सबसे पहले तो हमें शराब से होने वाले उन सामाजिक दुष्प्रभाव एवं जनधन की हानि के बारे में विचार करना चाहिए। शराब का नशा विभिन्न प्रकार के समाज में विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है। कुछ लोग अपनी सोसाइटी में शराब का नशा दिखावे के लिए करते हैं। ऐसे लोग अच्छी ब्रांड की शराब का सेवन करते हैं या दिन में एक समय या फिर कुछ अवसरों पर करते हैं। ये सुदृढ़ व सिर्फ मौज मस्ती के लिए ऐसा करता है। बाकी निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय लोगों के मदपान करने के अनेकों कारण होते हैं, जिसके विषय में हम सभी जानते हैं। कुछ लोग शौकीन पीने लगते हैं तो कुछ लोग संगत के असर से, कुछ लोग सीमित व संतुलित रहते हुए भी समाज में अपनी हालत को छिपाए रहते हैं, तो कुछ लोग अतिरेकता में बहते हुए स्वच्छंद हो जाते हैं। इसी प्रकार शराब के सेवन से लाखों परिवार बर्बाद हो जाते हैं और कम आमदनी वाले में तो ड्रग लगा मूल कारण शराब है। ऐसे घरों में बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती और घर का करता धरता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा शराब में ही खर्च कर देता है। जैसे कि देखिए, बड़े घरों के सपूत अपने पिता की कमाई को क्लबों एवं होटलों में शराब की पार्टियां देकर उड़ा रहे हैं। असमय ही अनेक रोगों से ग्रस्त ये नवयुवक नशाखोरी की लत के कारण अपराध की ओर लिप्त होते जा रहे हैं। इसलिए नशा पता आप छोड़ दो, नशा पता आप छोड़ दो, टूटे रिश्ते जोड़ लो। नशा पता आप छोड़ दो, टूटे रिश्ते जोड़ लो। नशे से मच रहा चारों ओर हाहाकार,
बार, नशे से मच रहा चारों हाहाकार। बस अब तो बंद करो ये नशे का बाजार, अब तो बंद करो ये नशे का बाजार। इसी प्रकार किसी प्रकार के नशे शरीर पर बुरा प्रभावी होता है। नशा करने वाला हर व्यक्ति जानता है कि नशा करने का उसे एक दिन गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। नशा करना छोड़ना भी चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, जिससे कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान होने के कारण नशा उसकी जिंदगी के लिए अभिशाप बन जाता है, जिससे कई लोग आत्महत्या या संगीन कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार के नशे की मुक्ति के लिए सिर्फ एक उपाय है, वह संयम। संयम ऐसी बहुत सी समस्याओं का समाधान है, लेकिन जहाँ तक कि नशा मुक्ति की बात है तो संयम से अच्छा दूसरा विकल्प कोई नहीं। इसलिए व्यसनों से मुक्ति पाने के लिए नशे करने वाले साथियों से अधिक दूर रहे और सबसे खास बात तो मेहमानों का स्वागत नशे से ना करे और खुद को किसी न किसी भी रचनात्मक कार्य में व्यस्त रखे और इस धीमे जहर के सेवन ना करने प्रति खुद को मोटिवेट करे। और नशे से निजात पाने का कोई इलाज नहीं, इसका इलाज तभी संभव है जब आप खुद के मन में ठान लेंगे कि आपको इस लत से बाहर निकलना है। और यदि हम सभी मिलकर सामूहिक भावनाएं दिखाएंगे तो निश्चित रूप से ही एक नशा मुक्त समाज की ओर अग्रसर होंगे। तो अंत में मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपने बातों को यही विराम देना चाहूंगी, जो कुछ इस प्रकार। जो जन करता नशा, जो जन करता नशा हो जाता बदनाम, निज कर्मों को छोड़कर कैसे हो आबाद। मधु के मध में डूबकर हुआ नशे में चूर, छूट गए रिश्ते सभी, हुआ सभी से दूर। पाप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटखा पान, पाप प्रतिष्ठा का बना जर्दा गुटखा पान। युवा वर्ग गुमराह है तनिक ना उसको भान, युवा वर्ग गुमराह है तनिक ना उसको भान। नशेबाज कहते सभी, नशेबाज कहते सभी आती तनिक ना लाज, नशेबाज कहते सभी आती तनिक ना लाज। बीवी बच्चे हो रहे रोटी को मोहताज, बीवी बच्चे हो रहे रोटी को मोहताज। इसलिए अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो, अपना नहीं तो परिवार का ख्याल करो। नशा छोड़कर सबका कल्याण करो, नशा छोड़कर सबका कल्याण करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनामिका, नमन तैयार है, नमन तैयार है। सुप्रभात। बिना औपचारिकता मात्र के आज मैं अपना विषय नशा एक अभिशाप, समाधान की संभावनाएं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। नशा क्या है? किसी भी ऐसी चीज की लत जिसके मिलने पर मन को शांति और शरीर को सुकून मिलता है, वो नशा है। हर वो चीज में नशा है जो इंसान को मदहोश कर देती है, चाहे वो नशा मान सम्मान का हो, चाहे वो नशा धन दौलत का हो, चाहे वो नशा पद प्रतिष्ठा का हो या वो नशीले पदार्थों का हो, और इसका नतीजा हमेशा अंत ही होता है। नशा क्यों कर रहे हैं? नशा करने का मुख्य कारण है संगति। आज के समय में हम युवा पीढ़ी सबसे अत्यधिक समय अपनी संगति यानी अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ और अपने विद्यालय में व्यतीत करते हैं। और कई हद तक देखा जाए तो नशे की शुरुआत भी यहीं से होती है। आज के समय में लोग एक दूसरे से मोटिवेट होकर नशा कर रहे हैं। वो बात सिर्फ एक मजाक से शुरू होती है और एक लत तक पहुंच जाती है। WHO के अनुसार भारत के 30% लोग शराब का सेवन कर रहे हैं और 88% लोग अवैध रूप से नशा कर रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा तादाद युवाओं की है और वो तेजी से बढ़ते चले जा रही है। राइट टू इक्वालिटी का अनुसरण करते हुए यह नशा भी पुरुष व महिला दोनों में समान रूप से व्यापित है, अर्थात पुरुष व महिला दोनों ही नशे की आदतों से अछूते नहीं है। आज नशा उस वृक्ष के समान हो गया है जिसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैल चुकी है। आज समाज में नशा इतना फैल चुका है जिसका शिकार प्रत्येक व्यक्ति हो चुका है। परंतु हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद भी यदि अगर मैं बागेश्वर की बात करूं तो यहाँ एक भी नशा मुक्ति केंद्र नहीं बनाया गया है और यहाँ नशे का व्यापार और रोजगार खुलेआम से किया जा रहा है, जबकि देहरादून में अकेले 40 नशा मुक्ति केंद्र है। यदि अगर मैं इसके कारणों की बात करूं तो ये सरकार की आमदनी का काफी अच्छा स्रोत बन गया है, शायद जिस कारण से आज इस पर रोकथाम लगाना एकमात्र भाषण का विषय बनकर रह गया है, इसके अलावा कुछ और नहीं। अब सवाल ये उठता है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मैं या आप, हम सब, या फिर ये सरकार या फिर ये समाज? शायद कुछ चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको इसका उत्तर स्पष्ट कर सकूं। महोदय, थी अपनी ही सकल शाम सी, शीशा तो कोई खरा खोटा न देखा, था कंठ अपना ही बेसुरा, सांझ कोई सुरा बेसुरा न देखा। ये तो अपनी सोच की बात है जनाब, आपने कोई भला न देखा, मैंने कोई बुरा न देखा, मैंने कोई बुरा न देखा। अब मैं जिस बिंदु पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है इसके दुष्परिणाम। आखिर किस प्रकार ये नशा व्यक्ति विशेष के लिए और पूरे विश्व के लिए एक समस्या बन गया है। मना स्थिति के विकारों का कारण ये नशा है। इस प्रकार का व्यक्ति थाली में उस बैगन के समान होता है जो कभी भी कहीं भी और किसी भी दिशा में लुढ़क कर कुछ भी
भी कर सकता है। कुछ व्यंग्यात्मक पंक्तियों के माध्यम से यदि अगर मैं इसमें प्रकाशन डालूं तो शायद इसका अर्थ समझना थोड़ा आसान हो जाए। शराबी है दारू वो जिसे आता है गम को साफ कर देना, शराबी है दारू वो जिसे आता है गम को साफ कर देना, लड़ेगा खंबे से और कहेगा भैया मुझे माफ कर देना, भैया मुझे माफ कर देना। और इस विषय की गंभीरता को देखते हुए यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज हमारे समाज में जितने भी कुकर्म हो रहे हैं उसका कारण केवल नशा है। चाहे वो बलात्कार हो, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो या अन्य अपराध हो। यदि अगर मैं इसके समाधान की बात करूं तो मैं कुछ आंकड़े जुटाने के लिए पुलिस विभाग और बाल कल्याण समिति के कार्यालय गई और मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि मुझे वहां से ये पता चला कि आज हमारे समाज में लड़कों के साथ साथ छोटी छोटी लड़कियां भी नशा करते हुए पकड़ी जा रही हैं। वे भी नशे की आदी हो चुकी हैं, उन्हें भी नशे की लत लग चुकी है। जब वो पुलिस द्वारा पकड़ के बाल कल्याण समिति के कार्यालय सौंप दी जाती है तो उनकी काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग करने के बाद वे अपने परिजनों को सौंप दिए जाते हैं। परंतु सोचनीय विषय ये है कि क्या काउंसलिंग के बाद भी वे नशा करना छोड़ रहे हैं? क्या काउंसलिंग के बाद भी वे नशा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये सोचनीय विषय है। यदि अगर बच्चों को नशे की लत से बाहर निकालना है उन बच्चों को, तो हमें हर महीने में उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। मैं हृदय दिल से जिलाधिकारी मैडम जी का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने बाल संरक्षण के लिए हितधारक विभागों ने एक समन्वय समिति बनाई है जो कि जिले के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करने का काम करेंगी और ये काफी अच्छा माध्यम है। महोदया जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने जो समिति बनाई है उसके लिए आप नशे का भी अगर आप जन जागरूकता अभियान चलाती हैं तो उससे कई हद तक बच्चे बहुत जागरूक होंगे। आप यकीन मानिए यदि अगर आप विद्यालय में जाकर उन 500 बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, आप उनके साथ साथ 500 परिवारों को भी जागरूक कर रहे हैं। और मैं हाल ही की यह बात बताना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम उत्तराखंड वालों को यह कहते हुए संबोधित किया है कि उत्तराखंड वाले लोग भय शब्द से परिचित नहीं है, अर्थात यहाँ के लोग निडर हैं। और ये कई हद तक बात सत्य भी है। तात्पर्य यह है कि हमें लोगों को साथ मिलकर नशे के लिए कदम उठाने होंगे और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने विवेकानुसार ये कदम उठा सकता है। और अतः मैं अपनी वाणी को एक कविता के माध्यम से विराम देना चाहूंगी जो कुछ इस प्रकार है। कश्ती चलाने वाले ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मझधार हमें, फिर भी दिखाया है सबको और फिर ये दिखा देंगे सबको कि इन हालातों में आता है दरिया पार करना हमें, दरिया पार करना हमें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए नमन और तैयार रहे प्रज्ञा। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं यहाँ पर नशा एक अभिशाप समाधान की संभावनाएं के बारे में कुछ अपने शब्द रखना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि नशा क्या है। नशा एक नासूर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको पता है कि नशे की क्या समाधान है और नशा कैसे हम पर कैसे हमें प्रभावित करता है। पर आज जैसे हम पिछले कार्यक्रम में सब भाई बहन बोल रहे थे कि नशा ये है, नशा ये है, पर मैंने ये देखा कि किसी का भी ध्यान समाधान या उसकी संभावनाओं की तरफ नहीं जा रहा था। तो मैं घर गया और मैंने काफी सोच विचार किया और मैं आज यहाँ समाधान के बारे में सोच कर आया हूँ। तो आज मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि अफगानिस्तान जहाँ हेरोइन का एकमात्र मुख्य जो उत्पादक देश है, वहाँ उसकी जीडीपी का 11% हीरोइन की प्रोडक्शन से होता है। और वहाँ से पाकिस्तान से होकर पंजाब आता है। पंजाब में अकेले ही 1,40,000 करोड़ का व्यापार होता है और वहीं से पूरे देश में हीरोइन का व्यापार होता है। तो इससे हमारे समाज में क्या असर पड़ रहा है? आज हमारे युवा वर्ग शिक्षित होकर देश को विकसित देश की ओर ले जाने के बजाय उसको मोड़कर विनाश के तरफ ले जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नशा एक व्यक्ति के सोच विचारों पर, उसके समाज पर, उसके परिवार पर बहुत गहरा असर डालता है। हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर कोई भी बीमारी होती है तो हमें उसका कारणों का अगर उसको समाधान चाहिए तो उसके कारणों पर विचार करना होगा। मैंने भी विचार करा है। मैं यहाँ देखता हूँ कि नशे के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण मैं मानता हूँ कि सामाजिक मान्यता मिलना। नशे को दिन प्रतिदिन सामाजिक मान्यता मिलती जा रही है। हर तीज त्योहारों में, शादी ब्याहों में
सभी लोग नशा परोसते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि मैंने बचपन से अपने परिवार में किसी को नशा करते नहीं देखा, और मैं बाहर जाता हूँ, वहां देखता हूँ कि सब नशा कर रहे हैं और मैं कोई कदम नहीं उठा पाता। दूसरा मैं मानता हूँ कारण ये है कि लोग अपने रोजगार के लिए नशे का यूज करते हैं। हम वहाँ देखते हैं गली मोहल्लों में नशे के दुकानें खोली जा रही हैं। कोई व्यक्ति होता है जिसका रुतबा होता है समाज में, तो उसका विरोध कभी नहीं हो पाता। तीसरा मैं मानता हूँ कि लोग जो है वो बहुत उदासीन हैं। वो सोचते हैं कि इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमारे परिवार में क्या असर पड़ेगा, इससे अगर हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमारे घर में क्या असर पड़ेगा। तो यह सबसे मुख्य कारण है जो मैं मानता हूँ नशे के बढ़ने में उसका उपयोग उसके लिए जारी हो रहा है। चौथा मैं मानता हूँ कि जो नशे के कानून को नशे के जो व्यापार होता है उसको कानून के शह देने वाले लोग हैं, वह लोगों के साथ मिली भगत में जुड़े रहते हैं। जो हमारे सुरक्षा कर्मी होते हैं वो भी मिली भगत में जुड़े रहते हैं। अब मेन बात यह है, पॉइंट की बात, कि हम सब जानते हैं कि नशा कैसे बढ़ रहा है, सबको पता है कि नशा क्या है, नशा कैसे बढ़ता जा रहा है। पर समाधान की बात यह है कि अगर हम एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं या फिर ऐसा कोई सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाएं जहां पर सभी जो विश्वस्त लोग हैं या सभी सामाजिक लोग हैं जिनका समाज में प्रभाव है वो जुड़े, हम युवा जुड़े, पीड़ित परिवार जुड़े और ऐसे लोग जुड़े जो समाज के लिए कुछ कदम बढ़ाना चाहते हैं। तो इससे हम ना तो अपने सुरक्षा की दृष्टि में कोई हमको डर नहीं रहेगा। हम ये कुछ कर सकते हैं कि जैसे हम किसी को देख रहे हैं, हमारा मित्र, हमारा साथी नशा कर रहा है, नशे के बारे में बात कर रहा है, तो हम इसके बारे में पुलिस प्रशासन को बता सकते हैं, सभी अधिकारी गण को बता सकते हैं, जिससे वो इस पर कदम लेंगे। इससे जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी, क्योंकि कुछ सुरक्षा कर्मी होते हैं वो मिली भगत में फंस जाते हैं। इससे मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं देखता हूँ कभी मेरे साथी जो होते हैं वो ट्यूशन जाते हैं, ट्यूशन के चक्कर में नदी किनारे शराब पीते हुए, सिगरेट पीते हुए पकड़े मिले जाते हैं। अगर मैं बताना चाहता हूँ किसी को तो मैं कहाँ बताऊँ? मैं बताना चाहता हूँ किसी को, मैं समझाना चाहता हूँ तो मैं कैसे समझाऊं? मेरे को खुद का भी डर है, समाज का भी डर है, पर मैं एक कदम लेना चाहता हूँ। तो मेरे हिसाब से एक व्हाट्सएप ग्रुप अभी बनना चाहिए जिसमें आप सभी लोग जुड़े, आप सभी लोग एक कदम बढ़ाएं। अगर हम किसी युवा लोग किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं, हम उसमें बता सके, पुलिस प्रशासन उस पर कार्य कर सके, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके बारे में खबर फैला सके, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। पुलिस प्रशासन उस पर कानूनी कार्यवाही करने की जगह मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाले, उन पे चिकित्सा करे, जिससे उनको ज्यादा प्रेशर ना पड़े, वो कुछ कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएं, आगे बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं, जिससे हमारा देश व हमारा समाज आगे ही बढ़ेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। क्या तैयार रहे? नशा जो करता है इंसान, उसका कभी ना होता कल्याण। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो कल अपनी बारी है। नमस्कार, परम सम्मानित मुख्य अतिथिगण, सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे छोटे बड़े सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को जिस विषय से अवगत कराना चाहती हूँ वो है नशा एक अभिशाप, समाधान की संभावना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नशे का तो कुछ ज्यादा ही प्रचलन हो गया है। युवा पीढ़ी नशे की शिकार होती जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़े। लेकिन आज इस देवभूमि कहलाने वाला हमारा उत्तराखंड भी नशे से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी नशाखोरी के कम आंकड़े नहीं है। अब अगर बात इसकी समस्या की जाए तो नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यदि परिवार बर्बाद होगा तो ये समाज नहीं रहेगा, और ये समाज नहीं रहेगा तो हमारा देश बिखरता चला जाएगा। इंसान को इस दलदल में सिर्फ एक कदम रखने की देरी होती है, और जहां आपने एक कदम रख दिया बस फिर तो आप बड़े मजे से इसके आदी हो जाएंगे। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, हमें देश एक नया बनाना है, हो जाए तंदुरुस्त अब देश हमारा, हमें भारत से नशे को दूर भगाना है। स्कूली छात्रों के मध्य किए गए एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में लगभग कक्षा 10वीं तक पहुंचने वाले 50% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक बार किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन किया है, जो कि हमारे आने वाले समय में हमारे देश के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है।
एक छात्र का मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है और कक्षा 6ठी से 12वीं तक की जो शिक्षा होती है वो बहुत ही मुख्य है, क्योंकि आगे चलकर बच्चे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, प्रवक्ता, वक्ता सब इन्हीं से बनते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है आपका डेडिकेशन, आपका डिटर्मिनेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका डिवोशन। जो भी बच्चा अपने अंदर इन 4 Ds को ऑब्जर्व करता है वही आगे चलकर अपना भविष्य सुधार सकता है। लेकिन आज देखा जाए तो बच्चे इस ओर न जाकर गलत संगति में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपने मार्ग से भटककर वो नशे का उपयोग कर रहे हैं। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, मैं बात बागेश्वर जनपद की ही करूंगी। तो हमारा बागेश्वर भी नशाखोरी व अपराध से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी नशाखोरी व अपराध के कम आंकड़े नहीं है। स्कूली छात्रों को ही देख लो, कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र जंगलों में बैठकर नशा कर रहे हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। आए दिन हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि छोटे बच्चे नशा करते हुए व नशा बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है हमारा पढ़ा लिखा व सभ्य समाज। प्रकृति माता की इस सृष्टि को तबाह करने में लगा हुआ है हमारा आजकल का युवा वर्ग। कोई औरत विधवा हो रही है, किसी बहन का भाई नहीं रहा, किसी माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा तो बेटे का घर उजड़ गया, किसी मासूम बच्चे की आंखें ताकती रह गई कि मेरे पापा आएंगे और मेरे लिए चॉकलेट व खिलौने लाएंगे। मैं पूछती हूँ, कौन थे ये नशे के सौदागर? किसने बनाया घर को बर्बाद करने वाला नशा? कौन था वो दगाबाज? इसका जवाब शायद आज हमारे समाज में किसके पास नहीं। महोदय जी, मजे की बात तो यह भी देखिए कि आज कि प्रकृति माता ने हमें वरदान स्वरूप पीने के पानी के कई स्रोत प्रदान किए हैं, लेकिन जहां कहीं भी स्रोतों के इर्द गिर्द देखो तो केवल खाली खोखे व रैपर नजर आते हैं। प्रकृति माता का वो कथन झूठा है क्या कि आयु का एक क्षण भी हजारों लाखों रुपयों से नहीं कमाया जा सकता? इसलिए संसार रूपी जो ये जीवन है ये बहुत बहुमूल्य है। इसलिए हम सभी को इसके साथ प्यार से व अच्छे से जीना चाहिए। मेरे देशवासियों, क्यों ये प्रथा रुक नहीं सकती? क्यों ये नशे के सौदागर बंद नहीं हो सकते? इसके लिए हम सभी को एक स्वर में कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और नशे को छोड़ने का प्रण लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग देना होगा। तो अंत में एक कविता के माध्यम से मैं आप सभी को छोटा सा संदेश देना चाहूंगी। छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, हमारे देश को ये क्या हो रहा है। जम चुका है खून आज के नौजवानों में, मिल जाती है गिरी हुई जवानी महखानों में। परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए और आने वाला कहीं सड़कों पर सो रहा है। विधवा हो रही है सुहागिनें, राखी पकड़ रोती हैं बहनें। परिवार का सहारा बनना था जिसे वही बोझ बनता जा रहा है, वही बोझ बनता जा रहा है। जल रहा है नशे की आग में घरानों का इकलौता वारिश। बढ़ानी थी शान और शौकत जिसे वही कुल का नाम मिटाता जा रहा है। कदम बढ़ाना होगा जो देश को आगे बढ़ाना है, कदम बढ़ाना होगा जो देश को आगे बढ़ाना है। लक्ष्य यही है मेरा, नशे को दूर भगाना है। लक्ष्य यही है मेरा, नशे को दूर भगाना है। जय हिंद, जय भारत। तैयार रहें प्रतिभा बिल्कुल तैयार रहें। जिंदगी को हाँ तो नशे को ना। नमस्कार all the respected members of jury, my all learned teachers and my dear friend. नशा एक अभिशाप, समाधान की संभावना की कहानी, आइए सुनिए मेरी जुबानी। नशा कुछ पल के लिए एक शौक हो सकता है जो जब अमल में लाया जाता है तो तत्कालिक सुख व आनंद की अनुभूति एक नशा करने वाले व्यक्ति महसूस कर पाता है। हालांकि फिर वो बचे हुए जीवन में पछताता ही रहता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार अपने जीवन में नशे का सेवन करता है तो ये वही समय होता है जिस समय से उसके शरीर में जहर की बुआई की शुरुआत हो जाती है। यार, दोस्त, पीर ग्रुप, समाज, घर परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति भी नशा करता है तो ऐसा व्यक्ति चुंबक की भांति समाज के और लोगों में चिपक जाता है और फिर वो नशा करने वालों को एक प्रकार से खाद और पानी देने का कार्य करता है। धीरे से ही सही, पर जब यह फसल फलने फूलने लगती है तो फिर इसके चपेटे में आते हैं वो भोले भाले सीधे साधे बच्चे, बच्चियां, नवयुवक, नवयुवतियां और अधेड़ उम्र की लड़की। फिर उनके जीवन में एक स्थिति ऐसी भी आ जाती है कि वे नशे को ही जीवन समझ में रखते हैं। परिणाम स्वरूप बुराइयों की एक लंबी श्रृंखला घर परिवार, समाज, समूह में शुरू हो जाती है। नशेड़ी व्यक्ति अपने घर परिवार के स्नेह व प्यार से वंचित, समाज के मान सम्मान से दूर, शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर, वो रोगग्रस्त हो जाता है। अब वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक बोझ यानी कि बर्डन, लायबिलिटी बन जाता है। अब इतनी सब बातें सुनकर, जानकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि जिस देश के नागरिक
लेती है। नशे के भ्रामक विज्ञापन, उत्तेजित चलचित्र, वाद विवाद सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा नहीं होना चाहिए। संचरण यानी कि कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से नशीली पदार्थों का प्रसारण नहीं होना चाहिए। एक सर्वे में पाया गया कि व्यक्ति अक्सर नशा अकेले में या अपने जैसे नशेड़ी व्यक्तियों यानी कि पीड़ित लोग के साथ करता है। ऐसे उसको यहाँ से हटाने के लिए उसके मनपसंदीदा खेल, खाना पकाना, घूमने फिरने जाना, कुछ चुनौतीपूर्ण काम लेकर उसका डायवर्जन किया जा सकता है और अपने मनपसंद की चीज को पाने की लालसा एक दिन अवश्य उसके नशे की लत की डोर को काट देगी। और अगर कोई नशेड़ी व्यक्ति 72 घंटे तक नशे से दूर रहे तो उसके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसे नशे की डिमांड करना कम कर देगी। और ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि यह एक वैज्ञानिक प्रमाण है। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को दंड देने के बजाय कभी पुरस्कार देखिए। कोई व्यक्ति अगर नशे से जूझ रहा है तो आसान से सरल से प्रश्न पूछकर उदाहरण स्वरूप सही उत्तर देने पर एक गुलाब का फूल, उसका मनपसंदीदा खेल खेलने, खाना पकाने, घूमने फिरने, चलचित्र देखने, पुस्तकें पढ़ने, पौधारोपण करने, डांस करने, गाना गाने को दी जा सकती है। अपना सम्मान पाकर यानी कि अपना सामाजिक सम्मान पाकर वह जीवन भर से खोना नहीं चाहेगा। इसी प्रकार सने सने हौले धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो नशा करने वाले दोनों से घृणा करने लगेगा। किसी भी परिवार की, किसी भी माता पिता की प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने बच्चों की संगति पर ध्यान दे, यानी कि अपने बच्चों को बचपन से ही डूज और डोंट के बीच का अंतर बता दे। नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन से दूर रखे, क्योंकि जिस प्रकार मोबाइल फोन हमारी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, उसी प्रकार उसे बुरे काम किए गए तो वह एक अभिशाप का रूप ले सकता है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नशे के इन कारोबारियों और उत्पादकों के खिलाफ ऐसे कठोर व सख्त कदम उठाए जिससे कि इसका उत्पादन ही ना हो और वो राजनीति वो नशे के बीच से गठजोड़ को तोड़ दे, जिससे कि हमारे देश के युवा नशे से दूर रह सके। व्यक्ति जो नशे से दूर है, जीता अपना जीवन भरपूर है, फिर देता वो समाज को दिशा नहीं, एक दिन बनता अपने देश का गुरु है। योग, ध्यान, उपासना, साधना, ये सभी चीजें हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं और ये सभी चीजें हमें नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रभावकारी कदम बनती है। किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसा समाधान रखे, ऐसा उदाहरण रखे कि वह स्वतः इसकी गिरफ्त में ना आए। अंत में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए, अपने विचारों को विराम देते हुए मैं कुछ चंद पंक्तियों द्वारा कहना चाहूंगी। नशा नहीं जीवन में सही, नशा नहीं जीवन में सही, ये तो एक अभिशाप है। नशा नहीं जीवन में सही, ये तो एक अभिशाप है। दृढ़ इच्छा शक्ति रखकर जो तोड़े, दृढ़ इच्छा शक्ति से जो से तोड़े, वही इसका बाप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने वक्तव्य को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणादायक पंक्ति से प्रारंभ करना चाहूंगी कि बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यज्ञ ज्वालाएं, तो निज हाथों से हंसते हंसते आग जलाना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार। सरयू और गोमती के इस पावन संगम पर स्थित सांस्कृतिक नगरी बागेश्वर के ऐतिहासिक नगर पालिका सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य जनों एवं ऊर्जा के स्रोत मेरे सभी युवा साथियों का इस सभागार में यथा योगम स्वागतम एवं अभिनंदन है। साथियों, आज इस सभागार में हम सभी नशा एक अभिशाप समाधान की संभावना विषय पर चर्चा हेतु उपस्थित हुए हैं और मैं इस विषय की गंभीरता को देखते हुए इस विषय कुछ अपने वक्तव्यों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। नशा एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य के भीतर जाकर उसके व्यवहार में विकृति उत्पन्न करता है, जिसमें भला बुरा समझ न समझ की प्रकृति में विकार उत्पन्न होता है। भारत नशा केवल बागेश्वर जिले ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में यह फैला हुआ है। विभिन्न आयु के मनुष्य इस नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और नशा एक ऐसा शब्द है जिसकी परिभाषा आप सभी भली भांति जानते हैं। एनडीपीएस अधिनियम के तहत कोई भी मनुष्य नशीली पदार्थों या मनोदायक चीजों का सेव, उत्पादन, निर्माण, खरीदना, बेचना, रखना या भंडार करना एक गैर कानूनी है। अधिनियम के एक प्रावधान के तहत
मार्च सन 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना की गई, लेकिन आज इन नशीले पदार्थों का खुलेआम व्यापार हो रहा है और सरकार भी इसके लिए टेंडर निकालती है। हमें सोशल मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि पुलिस प्रशासन गांव सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाकर भांग की अवैध खेती को ढिंडोरा पीटकर उसे खत्म करने का नाटकीय स्वांगस्ती है और शराब को अवैध तरीके से बेचने पर उसको तस्करी का नाम देकर उस पर कानूनी कार्यवाही करती है। परंतु सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक इन मौत के सामान का खुलेआम व्यापार होता है तभी ये सभी मौन बैठ जाते हैं। आज मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगी कि कुछ हाथ से मेरे निकल गया वो पलक झपक के छिप गया, कुछ हाथ से मेरे निकल गया वो पलक झपक के छिप गया, फिर लाश बिछ गई लाखों की पलक झपक के सब बदल गया। जब रिश्ते राख में बदल गए तो इंसानियत का दिल दहल गया। मैं पूछ पूछ के हार गई कि क्यों मेरा ये भारत बदल गया। आज अपनी भावनाओं को अपनी उम्मीदों को अपनी भावनाओं से जोड़ते हुए मैं आप सभी के समक्ष कुछ पंक्तियां छोड़ के जाना चाहती हूँ। और इस सभा के समापन के पश्चात जो आप सभी में एक हिम्मत और एक जोश बढ़ाएगी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तो सही, तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघला कर बना ले इन्हें अस्त्र तू। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों का हक नहीं कि ये ले परीक्षा तेरी। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कँपाएगा, अगर तेरी चुनर उड़ी तो एक भूकंप आएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी का धन्यवाद। भारत को दिखता होगा जब गांव शहर की गलियों में शरेआम नशा बिकता होगा, जिन्हें माना आने वाला कल जब वही रहे ना होश में, और फिर कभी आती है नजर युवाओं की जोश में। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं यहाँ पर नशा एक अभिशाप, समाधान की संभावना, इस पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नशा है क्या? नशा एक ऐसी अवस्था है जो कि भांग, शराब, गुटखा, तंबाकू आदि अनेक मादक पदार्थों के सेवन से होती है, जो प्रारंभ तो एक शौक के रूप में होती है, परंतु धीरे धीरे यह एक लत का रूप ले लेती है। नशा तो उस दलदल के समान है जिस पर केवल कदम रखने की देरी है, और अगर आपने कदम रख दिया तो फिर इससे बाहर निकलना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। वर्तमान समय में भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, परंतु जरा विचार कीजिए कि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी कर क्या रही है। जिस युवा पीढ़ी को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर यह कहते हुए सुना है कि अब ना रोशनी चाहिए, हम सूरज से जाले लेंगे, हम लहरों से भिड़ जाएंगे, अंगारों से खेलेंगे, परंतु लगता है कि आज वर्तमान समय की युवा पीढ़ी अंगारों का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रही है। नशा एक ऐसी समस्या बन चुका है जो दिन प्रतिदिन हमारे समाज को, हमारे देश को दीमक की तरह खा रहा है। नशे से केवल वह व्यक्ति प्रभावित नहीं होता जिसने नशा किया है, परंतु उसके साथ साथ उसका घर परिवार, उसका समाज व उसका देश बर्बाद हो जाता है। वह कहते हैं ना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक इसी प्रकार वह नशेड़ी व्यक्ति भी उस गंदी मछली के समान ही है जो अपने समाज को बर्बाद कर रहा है। आज हम सभी लोग कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग अर्थात काल, विनाश का युग, और यह सत्य ही है कि कलयुग एक विनाश का युग है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान समय में हमारी युवा पीढ़ी अपने को नशे की प्रवृत्ति की ओर आकर्षित कर अपने को विनाश में ही डाल रही है। आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी एक नशे से लिप्त व्यक्ति हो, जिसे नशे की आदत होगी हो और वह नशे को नहीं छोड़ सकता, उसे अगर हम भरे रेगिस्तान में ही क्यों ना छोड़ दें, जहां पर आसपास कुछ भी नहीं मिल सकता, परंतु वही व्यक्ति हमें शाम को नशे की लत पे मिलेगा। अब बात करते हैं इसके समाधानों की। समाधान तो कई सारे मिल सकते हैं, और सबसे आवश्यक और महत्वपूर्ण समाधान है शिक्षा की बढ़ोतरी।
क्योंकि जब हमारा युवा शिक्षित होगा तभी तो वह नशे के दुष्परिणामों को जान पाएगा। वह समझ पाएगा कि नशा हमारे लिए कितना हानिकारक है, वह एक व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। दूसरा होता है आत्मविश्वास। आज हम सभी समाज में यह देखते होंगे कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति होता है तो समाज के सारे लोग उसे कोसते हैं कि तुमने नशा क्यों किया, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, परंतु जिससे उस पर भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वह सोचता है कि नशे के अलावा अब मेरा कोई और साथी नहीं रह गया। लेकिन क्या हो जब हम उस पर सकारात्मक प्रभाव डालें, हम उससे कहें कि हाँ तुम एक दृढ़ संकल्प ले सकते हो कि मैं नशा छोड़ूंगा, तो इससे उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वह भी सोचेगा कि हाँ मैं एक दृढ़ संकल्प ले सकता हूँ और नशे को छोड़ सकता हूँ। कोविड पैंडेमिक में आप सभी लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि हमें बीमारी से लड़ना है, ना कि बीमार से। वही बात वर्तमान समय में भी लागू होती है कि हमें नशेड़ी से नहीं नशे से लड़ना है, अपनी युवा पीढ़ी को समझाना है। यदो भावः तद भवति, अर्थात जैसा आप विचार रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। इसलिए हमें सकारात्मक विचार रखने की जरूरत है। आप सभी लोगों ने यह बात तो सुनी होगी कि समस्या इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे समझते हैं। कि क्या अभी कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने सुबह को नहीं होने दिया? नहीं ना। अब बात करते हैं अपने युवाओं की। किसी भी देश का युवा उसके देश के विकास व विनाश दोनों का कारण बन सकता है। निर्भर करता है उसके देश के युवाओं पर। युवा चाहे तो किसी भी देश को नए आयाम तक ले जा सकता है। तो देरी किस बात की? हिंदुस्तान तो एक युवाओं का देश है। तो आइए मिलकर एक जंग का ऐलान करें। जंग अपने मन मस्तिष्क के खिलाफ जो हमें नशे की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर रही है। जंग उन लोगों के खिलाफ जो नशे का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तभी तो निर्माण होगा एक भारत का, एक आत्मनिर्भर और एक नशा मुक्त भारत का। अंततः कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, मरेंगे तो इस भारत के, और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। निष्ठा है और सोवे संयार रहे हैं। इस सभा में उपस्थित समस्त बुद्धिजीवी आत्माओं को मेरा प्रणाम। समाज बनता है हमसे, ये बात सत्य है, क्योंकि जैसा आचरण हमारा होगा वैसा ही आचरण तो हमारे समाज का भी जाना जाएगा। यदि हमारे समाज में कोई कुप्रथा प्रचलित हो तो मैं इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगी कि कहीं ना कहीं उस कुप्रथा के बीज को हमने ही सींचा। इसीलिए सर्वप्रथम हमारा ये मानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि यदि आज नशा एक अभिशाप बना है तो इसके कारण है हम, और यदि इसके समाधान की गुंजाइश है तो वो भी संभव हो पाएगी केवल हम ही से। नशा क्या है? शराब, गांजा, भांग, अफीम, जर्दा आदि इत्यादि जैसा आप सभी सोच रहे हैं सही है, परंतु मेरे नजरिए से देखिए तो हर वो चीज, वो पदार्थ, वो आदत जो मनुष्य के मस्तिष्क पर हावी पड़ती है वो नशा है। दो प्रकार के नशे हो सकते हैं, वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, पर मेरे नजरिए में यदि नशा हो जाए भक्ति का तो ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं, और यदि नशा हो जाए पदार्थ का तो शमशान प्राप्त हो सकता है। और आज हम इसी पदार्थ के नशे के बारे में बात करने जा रहे हैं। नशा, नशे के प्रकार, ये सब जानने से पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है आखिर नशा हमारे समाज में पनपा कैसे। यदि हम अपने भारत की संस्कृति को देखेंगे, उसके इतिहास को देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वहाँ समुद्र मंथन के समय मय पदार्थ निकला, अन्य कई पदार्थ भी निकले, विष निकला, अमृत निकला, परंतु हमें गुरुकुलों में क्या बताया गया कि विष का सेवन किया असुरी संपदा के लोगों ने और अमृत का सेवन किया देवीय संपदा के लोगों ने, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि हमारे समाज में नशे को निकृष्ट कोटि का दर्जा दिया गया, उसका बहिष्कार किया गया। परंतु समस्या तो तब आन पड़ी जब इस नशे को सिंबल स्टेटस समझा गया। बड़ी हास्यास्पद सी बात है कि ये नशा इतनी जो नीची चीज है, इसे सिंबल स्टेटस समझा जा रहा है। बात करें यदि अगर हम शराब की, तो शराब का प्रचलन बढ़ा हमारा ब्रिटिश शासन के टाइम पर।
तो हुआ यूं कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन राज करने के उद्देश्य से भारत में आया तो भारतीयों की समझदारी होशियारी देखकर चकित रह गया, क्योंकि भारतीय अक्सर उनके खिलाफ विद्रोह करते, मोर्चा करते। तो ब्रिटिश शासन के लोगों ने सोचा कि यार कुछ ना कुछ करके इन लोगों के बीच हमें अज्ञानता का अंधकार लाना पड़ेगा ताकि विद्रोह बंद हो जाए, हमारा राज करना आसान हो जाए। तो मुझे एक बात बताइए, यदि किसी की मति भ्रष्ट करनी हो तो शायद ही नशे से बेहतर हथियार हमारे पूरे विश्व में मौजूद है। इसीलिए तो शायद उस धूम्रपान, उस तंबाकू के डब्बे में कैंसर के सही देखकर भी यदि कोई व्यक्ति उसका सेवन करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसके तो दो ही कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो व्यक्ति अंधा है, या दूसरा वो कि अज्ञानता के अंधकार के कारण वह अपने खुले नेत्रों से भी कुछ नहीं देख पा रहा है। क्योंकि एक समझदार, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति तो उस तंबाकू के डब्बे में तंबाकू कॉजेस कैंसर, ये टोबैको कॉजेस कैंसर, ये पढ़ते ही उस डब्बे को अपने जीवन में दूसरी बार कभी हाथ नहीं लगाएगा। एक और उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आपने आईटीसी कंपनी का नाम अवश्य सुना होगा। अरे वही हमारे भारत की जानी मानी कंपनी है आईटीसी। कोई भी पदार्थ आप पकड़ के देखिए, उसे उल्टा करिएगा, 70% चांस है आपको उसमें आईटीसी लिखा हुआ जरूर दिखेगा। आपकी ज्ञान वर्धन के लिए मैं बता दूं कि यह आईटीसी कंपनी और कुछ नहीं, इंडियन टोबैको कंपनी है। वैसे तो हमारी सरकार ने नशीले पदार्थों के एडवर्टीजमेंट पर बैन लगा रखी है, परंतु जब भी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और ये बात शायद ऐसी आईटीसी कंपनियां बहुत भली भांति जानती हैं। तभी तो कभी म्यूजिक के माध्यम से, कभी डीवीडी के माध्यम से नशीले पदार्थ हमें दिखाती है, फिर कहती है ये तो नंबर 1 यारी है। एक ज्ञान की बात आपको देना चाहूंगी, मुफ्त की सलाह मेरी तरफ से, कि यदि आपका यार आपको कभी कहे कि चल यार आज इस नंबर 1 यारी को नंबर 1 बना देते हैं, तो उस यार का नंबर उसी वक्त फोन से डिलीट करिए और उससे कहिए कि अरे तेरी ये नंबर 1 यारी तो मुझे नंबर 1 दुश्मनी लग रही है। ये तो बात हुई अभिशाप की। यदि इस अभिशाप के खिलाफ कोई ढाल बनकर खड़ा हो सकता है, सर्वप्रथम हमारे घर के बड़े, हमारे माता पिता। उन्हें बात समझने की जरूरत है कि अगर उनके जीवन में कोई समस्या है तो नशे के पीछे भागकर उसका समाधान तो नहीं मिल पाएगा। यदि 1947 के समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी यही नशे की धुन में रहते तो क्या आज हमारा भारत आजाद होता? दूसरा, हमारे गुरुजनों को एक बात समझने की जरूरत है कि बच्चे की केवल एकेडमिक ग्रोथ जरूरी नहीं है, बच्चे को मॉरल और सोशल एथिक्स की जानकारी होनी भी जरूरत है। तीसरा, छोटा मुंह बड़ी बात पर हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे हमराही, हम और स्वयं मैं इस बात पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि मैं ही कहूं अरे यार मेरे करने से क्या होगा, मेरे कहने से क्या होगा, मैं तो बच्ची हूं, लेकिन अगर आपकी भी ये मानसिकता है तो आपको श्रीमद् भगवत गीता में लिखा श्री कृष्ण द्वारा स्वयं हमें प्राप्त जो संदेश है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं कि यदि तू युद्ध में हार गया, तू मर गया, तेरे को स्वर्ग प्राप्त होगा, तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, परंतु यदि तू ये युद्ध जीत गया तो तू पृथ्वी पर राज भोगेगा, तू इस पृथ्वी पर राज करेगा। अतः हे कुंती पुत्र तू निष्कर्ष कर, तू निश्चय कर और युद्ध में लड़ने जा। अंत में बस अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं अपने बड़े भैया द्वारा रचित एक छोटी सी कविता आपके सामने रखना चाहूंगी। कविता भले ही आपको साधारण लगे पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृपया जरा ध्यान से सुनिएगा कि मथा समंदर निकली मदिरा, निकला अमृत विष निकला वैभव ज्ञान व्यानवर, न जाने क्या क्या निकला। अब चुनो तुम कि अमृत वरदान चाहिए या धूम्रपान चाहिए, भीतर अपने हैवान चाहिए या इंसान चाहिए। क्यों पिए शराब, क्यों लगाए दम, क्यों बुझाए दिया, क्यों जलाए चिलम, लड़खड़ाते कदमों तले जमीन चाहिए या आसमान चाहिए। अब चुनो तुम किस समस्या चाहिए या समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुख का संग्रह केंद्रीभूत हुआ इतना, छाया पथ में नव तुषार का सघन मिलन होता जितना। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रची गई पुस्तक कामायनी की कुछ चंद पंक्तियां हैं जो आजकल के परिप्रेक्ष्य को भली भांति दर्शित करती हैं। इसमें वो यह कहना चाह रहे हैं कि सुख के पीछे अगर कोई इंसान भागेगा तो उसका पतन ही होगा,
अगर हम वैदिक काल में मनु और श्रद्धा के समय को देखें तो वहां भी देव लोग मदिरापान और अन्य चीजों में इतने लिप्त हो गए थे कि धरती का विनाश हो गया था। इसी सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं नशा एक अभिशाप, समाधान और सबकी संभावनाओं के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। जहाँ कहीं भी मुझसे त्रुटि हो आप मुझे क्षमा करिएगा। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि नशा है क्या। वह चीज जो भी इंसान को अपने पूर्ण सामर्थ्य से कम आंकती है वो चीज नशा है। वो चाहे किसी भी रूप में हो। सामान्यतः ये कुछ पदार्थों का नशा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए भक्ति का नशा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए समाज में पद प्रतिष्ठा का भी नशा हो सकता है। पर मेन जो नशा लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? अल्पकालिक सुख के लिए। क्या उनके लिए सुख इतना जरूरी है कि वो अपना परिवार, अपना समाज, वो इतना हीन दृष्टि से खुद को दिखाते हैं कि उन्हें और कुछ नहीं सूझता। जो व्यक्ति नशा करता है वो न केवल अपने शरीर को धोखा देता है बल्कि अपने पिता का सम्मान, अपनी माँ की ममता, अपने बच्चों के सपने, अपनी पत्नी का सुख, उन सबको अपने साथ ले डूबता है। क्यों? आखिर क्यों? समाज ने उनको इतना क्यों आगे बढ़ाया दिया है कि वो नशे की ओर अग्रसर हैं? क्यों? क्या ये हमें समाज की जिम्मेदारी नहीं कि हम हर उस इंसान की मदद करें जो इसके प्रति आगे बढ़ रहा है? क्या वो इंसान हमारे परिवार का नहीं है तो वो इंसान नहीं है? क्या वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा नहीं है? सामान्यतः अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो WHO की रिसेंट 2023 की FCTC रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 22% लोगों ने किसी न किसी रूप में तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करा है। यह आंकड़ा करीबन 2 बिलियन लोगों तक पहुंचता है। क्यों? आखिर ये क्यों हो रहा है? इसके समाधान क्या हैं? ये क्यों आगे इतना बढ़ रहा है? हमको इसकी ओर देखना होगा। अगर हम अपने आसपास में बागेश्वर की ही बात करें तो यहाँ कितने नशा मुक्ति केंद्र हैं, यहाँ कितने अनाथालय हैं? क्यों? अगर आखिर हम देखें तो ज्यादातर पारिवारिक परिप्रेक्ष्य से इंसान नशे की ओर आगे बढ़ता है। जिन लोगों के अभिभावक नहीं हैं, क्या उन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक समाज के रूप में हमारी नहीं है? मेरा भी मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति का अगर तन पीड़ित है तो वो डॉक्टर को दिखाने जाता है, पर क्या हर इंसान का मन पीड़ित है तो कभी वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गया? हम में से ही कितने लोग आजकल एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट के पास गए हैं? चंद होंगे या नहीं ही होंगे? क्यों? ऐसा क्यों देखने को मिलता है? इसके समाधान क्या हैं? अनेक राज्य सरकारें और ऑलमोस्ट समस्त राज्य सरकारें इसके प्रति कानून लगा रहे हैं, कड़े कानूनों का प्रयोग कर रहे हैं, पर नशा पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकता। इसका एक सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। अगर इंसान के पास रोजगार ही नहीं है, उसे अपने को पालने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो और क्या करेगा? वो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिरने को आज जा सकता है। सुख, अल्पकालिक सुख नशा बस यही प्रदान करता है और कुछ भी नहीं। अगर हम वैदिक संस्कृति में बात करें तो भारत का एक बहुत पौराणिक दर्शन चार्वाक दर्शन भी मदिरापान को आगे बढ़ावा देता है। मध्वाचार्य विद्यारण्य के सर्वदर्शन संग्रह में इसके कुछ श्लोक भी हैं। यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतं पीवेत् भस्मीभूता देहस्य पुनरागमनं कुतः पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत् पतति भूतले उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्मं न विद्यते। इसका हिंदी अनुवाद बस यही है कि जब तक जियो सुख से जियो, अगर उधार लेकर भी घी पीना पड़े तो घी पियो। ऐसा क्यों? क्या समाज ने उनको बस यही सोच प्रदान की है? हम किसी भी एक दर्शन का केवल 4 पंक्तियों से इसका निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, पर आज अगर हम देखें तो हम जो दर्शन फॉलो करते हैं वेदांत, उससे ज्यादा हमें चार्वाक नजर आते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि कोई भी इंसान जो नशे की ओर आगे बढ़ता है वो अपने आप को सुधार सकता है। सुधार की संभावनाएं अनेक हैं, पर वो सुधार करना चाहे तब। मैं अंत में राष्ट्र कवि श्री रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, तन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झंझोरते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, विपदाएं दूध पिलाती हैं, आधियां लोरियां सुनाती हैं। और अंत में मैं बस इन्हीं की 2 पंक्तियां आगे और कहना चाहूंगा। तू स्वयं तेज भयकारी है तो क्या कर सकती चिंगारी है। समाधान तो अनेक हैं, पर उसकी किसी को आगे बढ़ना चाहिए। सामान्यतः नशे करने वाले व्यक्ति को हम तिरस्कार की भावना से देखते हैं। मेरा ये मानना है कि हमें उसकी भी मदद करनी चाहिए। अगर हम अच्छे या बुरे इंसानों को ढूंढेंगे तो वो कुछ अच्छे ही कम इंसान मिलेंगे। इससे बढ़िया हमें इंसानों में अच्छा या इंसानों में बुरा ढूंढना चाहिए। धन्यवाद।
प्रतिभागियों का, जिनने नशा का विषाद समाधान के संभावना विषय पर अपने विचार यहाँ पर रखे। बहुत सुंदर विचार आपके थे, लेकिन ये तो परिणाम बताएगा, इसके परिणाम किस ढंग के थे, ये परिणाम कुछ ही समय में हम आपके बीच में लाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सभी का, इन बच्चों का धन्यवाद, विशेषकर पुलारा जी का, क्योंकि ये उन्हीं का सत्प्रयास है। आज हम इस कगार पर खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं, ये बच्चों के विचार हम सुन रहे हैं। और हमारे जो गार्जियन हमारे बीच में आए हैं, मैं उन सबका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सब हमारे बीच में हैं। पुनः आप सभी का धन्यवाद भी। और मैडम का तो हम कितना कुछ कहें, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि हम मैडम के लिए कुछ कह पाएँ हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा इन बच्चों को आप परिणाम से पूर्व अपना आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा, उनके जो भाव थे और उनके विचार थे वो एकदम सामने आ रहे थे। जिस भाव से उन्होंने बोला, सभी बच्चों ने जिस भाव से बोला, वो पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों को इसकी ग्रेविटी, हमारा जो सोसाइटी में ये नशा चला हुआ है उसकी ग्रेविटी का अंदाजा है, वो जिस भाव से उसको बोल रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। सब बच्चे बहुत तैयारी भी करके आए थे, सब बच्चों ने अच्छा बोला, कविताएं पढ़ी है, थोड़ा किसी ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, किसी ने वेदों की बात करी है, किसी ने अपनी संस्कृति की बात करी है, एक ने ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पर या ब्रिटिशों ने जो हमारे समाज में ये कुरीति को बढ़ावा दिया उसकी भी बात करी। बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत अप्रिशिएशन है। और सभी बच्चों ने मोरलेस सबने अच्छा बोला है। कोई किसी का 0.5 या 1 नंबर किसी का आगे पीछे होगा, अदरवाइज हम सभी एट पार थे जितनों ने बोला। बस क्योंकि अब मैं एज ए ज्यूरी आपने बुलाया है तो कुछ उसके हिसाब से अपना पहले मैं बात करना चाहूँगी, ताकि वो बच्चों, क्योंकि ये सभी बच्चे भविष्य में इनको वाद विवाद या भाषण में बहुत ज़्यादा आगे जाना है, इनको पकड़ना है। तो मैं 3-4 चीज़ें इसके बारे में ही बोलना चाहूँगी। पहली बात, किसी भी बच्चे के उसमें भाषण में डेटा और रिसर्च मिसिंग था। जब हम किसी इस पे बात करते हैं, किसी भी अभिशाप पे या किसी भी उसको बात करते हैं, उसके कारण के पीछे डेटा क्या है। आज किसी 2 लोगों ने बोला होगा, WHO की कोई रिपोर्ट करी होगी या क्या कर रहा होगा, तो किसी ने भी ये कोशिश नहीं करी बागेश्वर की या उत्तराखंड की ही या इनके ये डेटा निकाल के लेके आए कितना क्या है, नशे के कितने प्रकार हैं, क्या कौन से वाले नशे में हमारा कितने लोग लिप्त हैं, कौन से नशे में मान लो आप तंबाकू बहुत सारे लोग करते होंगे, मोर देन 50-60%। ऐसे ही हमारा लिकर भी बहुत सारे लोग कंज्यूम करते होंगे, बट स्मैक एंड उसकी मात्रा सीमित होगी। किसी ने इनकी कैटेगराइजेशन पर नहीं ध्यान दिया कि कौन सा साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दिमाग के किस हिस्से को हिट करता है। अगर मैं भांग की बात करती हूँ तो भांग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, उसके बाद जो नशे की प्रवृत्ति आती है वो अलग तरीके से उसका बिहेवियर चेंज होता है। अगर मैं लिकर की बात करती हूँ तो इंसान एग्रेसिव होता है। अगर स्मैक और उसकी बात करते हैं तो इंसान जोन आउट हो जाता है, वो भूल जाता है, उसका टाइम स्लो हो जाता है। किसी भी बच्चे ने ये बात नहीं रखी है। इसका इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे 11वीं-12वीं के बच्चे, साइंस स्ट्रीम भी होगी, आर्ट भी होगी, ये रिसर्च आपके अंदर होनी चाहिए। जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये चीज़ें अगर हमें नहीं पता है तो ये तो हमने विचार दे दिए, तो नॉर्मल है, जिसको बोलते हैं बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान की बातें कर दी है, वो कर दिया है। लेकिन जब हम कंपटीशन में आते हैं तो ये चीज़ें मैटर करती है। अभी तो ये वाद विवाद नहीं थी, सिर्फ आपने एक तरफा बोला और सुन लिया, लेकिन जब कभी वाद विवाद की बात आती है, जब आपसे कोई काउंटर क्वेश्चन करता है देन आप ब्लैंक हो जाओगे। किसी ने भी एक काउंटर क्वेश्चन कर लिया होता तो आप ब्लैंक हो जाते, फिर आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो उस बात के पीछे कोई बैटिंग होनी चाहिए। बैटिंग का मतलब उसके पीछे आपके पास पुख्ता एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहली बात। बट बहुत अच्छा प्रयास था, जैसे इसने निष्ठा ने भी बोला कि संस्कृति से लेके ही है, ये प्रकृति में ही है पहले से। नशे के जो चीज़ें हैं वो प्रकृति में ही है, प्रकृति किसी पे भेदभाव नहीं करती, वो सब चीज़ें समान रूप से देती है। फिर आगे हमारे जितने भी दर्शन है, किसी ने 4 वाक दर्शन की भी बात करी, बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि इंसान का माइंड ऐसा है, वो तो सब डायरेक्शन में चलता है। तो कुछ जो अति डायरेक्शन में जाएंगे वो उस दर्शन को फॉलो करेंगे, जो दूसरा आध्यात्मिक तौर पर जाएंगे वो उसको फॉलो करेंगे, और कुछ लोग होते हैं, सामान्यतः सारे लोग बैलेंस की तरफ जाते हैं, उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता, उनको अपने लाइवलीहुड से मतलब है, उनको अपने जीवन खुश जीवन से मतलब है।
तो ये एक चीज़ थी। एक ब्रिटिशर्स की बात जो करी वो भी बहुत हद तक सही है, क्योंकि पहले हमारी सोसाइटी में बैलेंस था। जब तक हम वैदिक सोसाइटी की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हमें ये हिस्ट्री भी देखनी है। क्योंकि नशा की अगर हम बात करें ना, नशा अभी ऐसा नहीं, सबने कहा वर्तमान की बात ही नहीं है। नशा तो चिरकालीन से था। ये समस्या क्यों बना, इस पर हमें बात करनी है। इसको बात करने के लिए इसके प्री हिस्टोरिक युग में भी जाना पड़ेगा, हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी, और हिस्ट्री अकेले नहीं आती, उसके बाद हमें इसकी संस्कृति भी देखनी पड़ेगी। उसके बाद जो मेजर मिसिंग था सभी, इकोनॉमी भी देखनी पड़ेगी। कोई भी समस्या बिना इकोनॉमी को उसके जनरेट ही नहीं हो सकती। आपको ये लिंक करना पड़ेगा कि किस तरह इन नशीले पदार्थों से या नशीले चीज़ों की बात करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी कैसे लिंक है। जब तक आपकी इकोनॉमी लिंक होगी, जब तक डिमांड सप्लाई होगी, तब तक कोई प्रशासन कोई भी आ जाए, तब तक ये इस प्रॉब्लम से निजात नहीं मिलेगा। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। जब तक मेरे समाज में जिस चीज़ की डिमांड रहेगी, हम ही समाज के लोग उसको सप्लाई को मेंटेन करेंगे, ये बैलेंस करेंगे। उससे हमारी इकोनॉमी चल रही है, उससे हमारी लाइवलीहुड चल रही है। तो हमें डिमांड कम करनी है। डिमांड कैसे कम करेंगे? कंज्यूम कम करेंगे। जब कंज्यूम, जैसे ही आपकी डिमांड कम हुई, अपने आप जब बिकेगी ही नहीं, आप डिमांड ही नहीं करोगे तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। जो प्रोड्यूसर है वो तो सिंपल बिजनेसमैन है, वो उसको पता है, उसका वो खुद बहुत अच्छा है, उसका खुद का कंट्रोल है, वो खुद नशा नहीं कर रहा है। आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हो, क्योंकि वो तो बिजनेसमैन है। वो अपना ही नहीं, अपने जैसे कितने लोगों का परिवार भी पाल रहा होगा, जिसको उसने रोजगार दिया होगा, बहुत सारे लोगों को दिया होगा, पर उसका तो सीधा इकोनॉमी से रिलेशन है। तो किसी भी बच्चे ने इकोनॉमी और एजुकेशन, सोसाइटी, संस्कृति, हिस्ट्री, इनको लिंक नहीं किया नशे के साथ। अगर जब तक हम इस लिंकेज की बात नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्या पे हम चोट ही नहीं कर रहे हैं। तो एक ये और चीजें, इसको और थोड़ा सा और गहराई में पढ़ो कि क्या क्या चीजें होती है। दूसरी बात हम जब करते हैं कि प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन को तो रेवेन्यू भी बढ़ाना है। सिंपल सी बात है, प्रशासन का काम है रेवेन्यू भी बढ़ाना है। अब जब रेवेन्यू बढ़ाएंगे, वो रेवेन्यू कहाँ जाएगा? लोगों के ही पास जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही जाना है। रोड तभी बननी है, तभी आपका बिल्डिंग बननी है, तभी आपका नशा मुक्ति केंद्र भी बनना है। तो ये तो एक विशेष साइकिल है। तो इस बच्चे इस बारे में अगर जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फैक्ट्स और फिगर्स के साथ जाएं। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने भी उठाई है ये बात उठानी चाहिए। आप जाएं, बाल कल्याण ऑफिस जाओ, पुलिस ऑफिस जाओ, आंकड़े एकत्रित करो। मैं तो चाहती हूँ कि जब आप आंकड़े एकत्रित करोगे, जब इनके पीछे आप रिसर्च करोगे, तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। अब दूसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रही हूँ, कोई एक लाइन थी, अति हर चीज की बुरी होती है। एक लाइन है, अति हर चीज की बुरी होती है। जो ड्रग्स है या नशा है, ये एक मेडिसिन है। ये सारे फार्मा इंडस्ट्री में यूज होता है। सभी टैबलेट्स में कफ सिरप से लेके आपका अल्कोहल यूज हो रहा है। आपका जो भांग की खेती भी करी, उसके मेडिसिनल प्रॉफिट्स इतने हैं, इतना ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्री में यूज होती है। तो हम जब अफीम भी जो है, अफीम को भी लाइसेंस करते हैं मध्य प्रदेश में और उनमें, ताकि जो उसका जो कंटेंट है जिसको हम मेडिकली यूज कर सके, उसके लिए करते हैं। लेकिन क्या करते हैं कि उसको हमने तो लीगलाइज किया है ताकि उसका मेडिसिनल यूज हो, लेकिन लोग क्या करते हैं कि एक लिमिट से बाहर जाके जब वो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा असर करने लगती है, तो वो उसकी तरफ नजर चला जाता है। तो हम मेडिसिनल यूज तो बंद कर नहीं सकते ना, क्योंकि हम बहुत सारी बीमारियों को क्योर भी कर रहे हैं। प्रकृति में पहले से ही होता है, ऐसा नहीं कि वर्तमान साइंस ही कर रहा है। पुराने उसमें हमारे जो आयुर्वेदा में भी है, आयुर्वेदा में भी सारे प्लांट बेस्ड जितने भी हैं, चाहे चरस जितने भी वीड्स हैं, जितने भी, वो सारे प्लांट बेस्ड हैं, मतलब प्राकृतिक हैं। आपको पता ही है, चाहे अफीम हो चाहे भांग हो। तो ये सारी अल्कोहल भी प्रकृति के सारी, कोई वाइन कोई ग्रेप से बनेगी, कोई आपकी राइस से बनेगी, कोई आपकी पोटैटो से बनेगी, ये है। और ऐसी विस्की भी है, जौ से, गेहूं से, सारा आपका प्लांट बेस्ड उसको प्रोसेस करके आया है। उसको धीरे धीरे ना, उसमें बस ये है कि उसकी कंटेंट आप हाई करते जा रहे हो। अब आप लिमिटेड कंटेंट रखोगे तो मेडिसिनल यूज होगा, अति मतलब लिमिट में रहोगे तो वो आपको बहुत फायदा है। आपका अगर आपने उसको लिमिट से बाहर चले गए तो वो फिर आप नुकसान ही होगा। और ये हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में, केवल नशे के बारे में नहीं है। तो हमें ये चीज़ें भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हम इसको ब्लैंकेट बैन तो कर नहीं पाएंगे। जब मेडिसिनल यूज के लिए करेंगे तो ब्लैंकेट बैन तो कर नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी खराब बात थी जो इन्होंने बात करी टोबैको की। टोबैको एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत
नहीं छूटती, बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो करता है, 3-4 बार करता है, फिर इंसान नहीं करता। और ये जो लेके आई ब्रिटिश टाइम पर ही आए हमारे यहाँ, हमारे पहले नहीं था। टोबैको हमारा इंडिजिनस वो नहीं है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। और लेकिन जिसको हम, क्योंकि एक बार कोई गिरफ्त में आ गया बीड़ी सिगरेट और उसको वो चाहता भी है छोड़ना, बट वो छोड़ नहीं पाता। उसको आप साइकोलॉजिकल भी कर दो, उसको नशा मुक्ति केंद्र में भी नहीं छूट पाएगा। नशा मुक्ति केंद्र में भी आप स्मैक, अफीम, ऐसे वाले जो हाई लेवल के ड्रग्स हैं उनसे छुटकारा, लेकिन टोबैको उससे नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा किल कर रहा है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वो किल भी क्यों? पैसिव स्मोकिंग आप कर रहे हो, आप वो तो उसका तो शरीर हैबिचुअल हो गया, लेकिन जो आसपास के बच्चे हैं वो तो हैबिचुअल नहीं हुए, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और वो धीरे धीरे खत्म करता है, उससे आपका बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है, उससे समाज में इसलिए उसको एक्सेप्टेंस इसलिए मिल गई क्योंकि अल्कोहल से और उससे आप एकदम तुरंत एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तुरंत आपका एकदम बिहेवियर दिख रहा है, तो उसको सब नोटिस कर रहे हैं। लेकिन टोबैको को इसको कोई नोटिस ही नहीं करता ये, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है। पर सबसे ज़्यादा इतनी सारी बीमारियाँ आप सब जानते हैं, कैंसर की डोज आप सब जानते हैं, इतने सारे ऑर्गन फेलियर आप सब जानते हैं, इतने यंग एज में हमारा हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, आप सब जान रहे हैं ये सारी चीज़ें। क्योंकि उस टाइम जब लोगों ने शुरू किया तो उस टाइम जनरेशन चेंज नहीं आया, जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज आते जाता है तो बाद की जनरेशन को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ें इनको हमें पूरे वृद्ध परस्पेक्टिव में समझना चाहिए। लेकिन मैं आपकी सोच को, आपने जो मुहिम चलाई है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग तारीफ के पात्र हैं। और ये बच्चों से ही हमें शुरू करना है। कई लोग बोल रहे थे हम डिग्री कॉलेज में जाके उसमें जाके करें, नहीं, बच्चों से ही शुरू करना है। क्योंकि इसी टाइम में 10वीं 11वीं में जब हम टीन एज में आते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बच्चा खुद ही नहीं समझ पाता कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, और वो उसको इतनी ज़्यादा एंजाइटी भी होती है, कई बार उसके अपने चेंजेस को लेके एंजाइटी होती है, कई बार उसको अपनी पढ़ाई को लेके। कोर्स करिकुलम हमारा शिक्षा नीति एकदम से इतना अप हो जाता है, 10th तक हम जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर है, 11th-12th का सिलेबस यहाँ पर आ जाता है। जो बच्चा 10th में बहुत बढ़िया पढ़ने वाला होगा, 11th में आके उसकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, और वो अब और सारी चेंजेस भी है, वो बड़ा हो रहा है, प्यूबर्टी एज आ रही है लड़कियों में, उनको उसकी टेंशन है, लड़कों की आवाज़ भारी हो रही है, उनको उसकी टेंशन है। फिर आपस का आपका बायोलॉजिकल अपोजिट अट्रैक्शन है, उसको कैसे डील करें, वो सब बातें करते ही नहीं ना। स्कूल में हमारा कोई काउंसलर है ना, ये सब बातें करते हैं। जब वो बात नहीं करते तो वो बेचारे आपस में बात करते हैं, बच्चे आपस में बात करते हैं। जब उनको आपस में कोई नहीं मिलता तो वो सोचते हैं चल यार जो मेरा यहाँ बैठा है यार दोस्त, उसके साथ हमने कभी आए, तो वो हेल्दी डिस्कशन करते ही नहीं। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। ये हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, इससे भी हमारे नशे की प्रवृत्ति बहुत कम होगी। क्योंकि जब वो बच्चा हेल्दी डिस्कशन में चला जाएगा, उसकी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो उसको सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। नशे में सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा, वो सॉल्यूशन ढूंढेगा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, अपनी पढ़ाई में। और सबसे बड़ी बात जिसने कही थी, अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ जैसे ही आपने खाली टाइम दिया, खाली रखा, आपका दिन गया। आप ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग नशा करने वाले होंगे, वो यही करते हैं। जब तक उनके पास काम है वो बचे रहेंगे, चलो मुझे इतना काम है, 100 काम। जैसे उनके पास 2-3 घंटे खाली मिले, अब क्या करना है खाली टाइम में, चलो अब बैठ के दारू के बोतलें खोल लो, अब बैठ के कुछ और कर लो, और फिर वो टाइम कितना टाइम चला जाता है, और उसके बाद अगला दिन भी उनका प्रेसियस टाइम किल हो जा रहा है, और उससे धीरे धीरे लत बढ़ रही है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए बढ़िया है कि अपना स्पोर्ट्स पर ध्यान दो, अपनी एनर्जी, यूथ में बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसको एनर्जी को बर्न करो। आप तक के वैसे ही सो जाओगे, आपकी स्ट्रेस भी नहीं होगा। सबसे बढ़िया अपनी हॉबी, कोई भी हॉबी हो, नाच गाना संगीत, अपना फोटोग्राफी, परफॉर्मिंग आर्ट, जितना भी। इसीलिए हम हमारे संस्कृतियों में भी कहा गया है कि 16 कलाओं में निपुण। वो कलाएं इसीलिए बोला है, वो उसका मतलब ये नहीं, क्योंकि पता है इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो अपने आप को किसी भी डायरेक्शन में कर लेता है, निखार लेता है। तो आप अपना कोई भी हॉबी पकड़ लीजिए, आप अपना उसके साथ करिए, और किसी भी बाद में भी आप जाओगे। बेरोजगारी, नशे का वो बेरोजगारी नहीं है, नशे का कारण बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगार लोग तो मजबूरी में उसको वो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर नशा तो जो रोजगार है, जो जिनके पास शिक्षा भी है, जिनको पता भी है सब चीजें है, वो ज्यादा लिप्त होते हैं। बस केवल क्या, टाइम पास, उनका वो टाइम पास नहीं हो रहा। वो टाइम पास आप हेल्दी उसमें, मैं बाहर के वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की बात जब देखते हैं, खैर अब इंडिया में भी एनईपी में आ गया है ये,
इस पे काम हो गया है धीरे धीरे, लेकिन क्योंकि कोई भी चेंज जब होता है तो हमें बहुत स्लो टाइम लगता है बेसिकली एजुकेशन को या बिहेवियर को चेंज करने में। वेस्टर्न एजुकेशन में क्या करते हैं, पहले से ही आपका शिक्षा में पहले से ही सारे काम बच्चों खुद से ही करने पड़ते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर इतना ज्यादा होता है कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं है। जब तक वो हाई स्कूल अपना पास करते हैं तब तक वो हाई स्कूल के बाद अपना कमाने की भी सोचते हैं। माँ बाप उनको डिस्कार्ड कर देते हैं 18 साल के होते ही, अब तुम जाओ हमारे ऊपर लाइबिलिटी, गाड़ी चलाना, स्विमिंग, जो बेसिक शिक्षा उनको दी जाती है, उसके बाद माँ बाप कहते हैं तुम हम हमारे से एक पैसा मत लो, वेटर की नौकरी करो, चाहे ड्राइवरी करो, चाहे कुछ भी करो, अपना पढ़ाई अपना करो, अपना कॉलेज पूरा करो, अच्छी जॉब। ऐसा नहीं कि नशा वहाँ नहीं है, वहाँ और ज्यादा नशा है, लेकिन पर वहाँ का जो यूथ है वहाँ बेरोजगारी नहीं है, वो कमा लेगा क्योंकि वहाँ उनके कामों को भी पेरेंट्स ने पहले से ही दिया है। आप किसी के घर में बर्तन धोइए, कोई मतलब नहीं, आप बर्तन धो के अपना पढ़ाई कर लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल देना बताऊंगी। मेरा एक फ्रेंड है, IAC है, बेंगलोर का है, उसने अमेरिका से पढ़ाई करी, तो बोल रहा था जब मैं गया था मैं 80 आवर्स बस ड्राइव करता था हैवी, अपना खर्चा निकालने के लिए। मैंने कहा अच्छा, तो आपको लगता होगा कि ये तो उसने ऐसे कैसे कर लिया, किसी ने कुछ कहा नहीं होगा, वहाँ सबके लिए नॉर्मल चीज है। अब हम अपने आगे बच्चों को बोल दो, घर में काम कराने के लिए बोल दो, एक बर्तन नहीं उठा सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते। यहाँ ये कहा जाता है कि हम ये काम क्यों करें, ये तो हमारे माँ बाप को करके देना है, जबकि ऐसा नहीं है। सब चीजें इक्वल। वहाँ जब अपनी सोसाइटी को कंपेयर करते हैं ना दूसरे की सोसाइटी से, तो हमें दोनों अच्छी और बुरी बातें दोनों कंपेयर करनी चाहिए। वहाँ की अच्छी बातें ये है कि वहाँ वर्क और पे का सीधा सीधा रिलेशन है। अगर हस्बैंड वाइफ वर्क कर रहे हैं तो आप हाउस होल्ड को काम कर रहे हो, मैं कमा के ला रही हूँ, तो बराबर है। ऐसा नहीं है वो कह रहे कि मैंने खाना बनाया तो तुम बर्तन करोगे, लड़का लड़की का इससे कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही घर के काम में भी है, मदर काम कर रही है तो बच्चों को, आपने सारी मूवीज में देखा होगा, मैं बच्चों को क्या बताऊँ, आपने सारी इंग्लिश मूवीज में देखा होगा, छोटे छोटे से बच्चे से लेके वो अपना काम खुद करते हैं, अपनी लॉन्ड्री खुद करेंगे, अपना खुद करेंगे, अपना घर पे खुद। हम अपने होमवर्क तक बच्चे खुद नहीं करते, जो SCPW वगैरह का होता है वो भी मॉडल्स हम बाहर से बनवा लेते हैं। कारपेंट्री बेसिक नहीं करते, वहाँ से वो चौथी क्लास के बच्चे से वो टूल्स किट से उनको अवगत करा देते हैं, लाइटिंग और ये सारा करना वो सब सिखा देते हैं। हम डिपेंड करते हैं किस पे, हम इंजीनियर्स पे भी डिपेंड नहीं होते हैं, हम बेचारा कोई व्यक्ति होगा एक उसके लिए बुलाते हैं। हम दिवाली में अपनी लड़ियाँ खुद नहीं लगा सकते, बताइए। खैर मेरे घर में तो हमारा तो रूल है, हम तो भाई बहन खुद ही मिलकर लगाते हैं, बचपन से खुद ही लगाते हैं, सारे छोटे मोटे काम खुद ही करते हैं। तो अब जाके वो हुआ होगा क्योंकि अब बिजी ज्यादा हो गए, क्योंकि अब मैं उतना काम उसमें दूंगी तो उससे प्रोडक्टिव काम में ज्यादा दूसरी जगह कर दूंगी, इसलिए मैंने छोड़ा है। नहीं तो हम लोग जब हमारे पास टाइम होता था तब हम लोग ये करते थे। तो ये एजुकेशन सिस्टम की भी बात है, नशा केवल सिर्फ उससे लिंक नहीं है, ये हमारी। और अब हमने NEP में किया है, मैंने ये बात इसलिए करी है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, उन्होंने बच्चे को टाइम नहीं दिया, बच्चा अपने आप ही उसकी हॉबीज इतनी ज्यादा निकल रही है, वो इसमें आ गया है। तो वरना इतने सारे उदाहरण है। हम ये किसी ने भी बात, ये इच्छा शक्ति की बात है, जैसे आप ही नहीं बताएंगे, इच्छा शक्ति की बात है। आप किसी भी इंसान को मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी, मैं एक नशा मुक्ति केंद्र खोल दूंगी, 40 नशा मुक्ति केंद्र देहरादून में चल रहे हैं, क्या वाकई वो ठीक चल रहा है? कोई भी एक जाके इंस्पेक्ट करा के देख लीजिए, बहुत दयनीय हालत में वहाँ उसको रहना पड़ता है। बागेश्वर में बार बार बात आती है, बार बार हमने कहा कि ठीक है जमीन दे देंगे, पैसा दे देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे, काउंसलर कहाँ से लाओगे? जो डॉक्टर रोज उनकी देखभाल करेगा वो मैं कहाँ से लाऊंगी? कोई आने को तैयार नहीं है। कोई क्यों आएगा कोई? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है, क्योंकि मेरी सोसाइटी प्रोड्यूस कर ही नहीं रही, ना काउंसलर प्रोड्यूस कर रही, ना साइकियाट्रिस्ट प्रोड्यूस कर रही है। जो है वो लिमिटेड है, वो कहाँ है? मेट्रो सिटीज में, या जहाँ उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहाँ बैठा है। क्यों आएगा कोई बागेश्वर में? तो ये तो यहीं से ना, सोसाइटी से जब आप बनोगे साइकियाट्रिस्ट पे पहुंचोगे तब आप आपकी सर्विस करोगे। इसका तो बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है मैम यहाँ पर। बिल्कुल भुगतना पड़ता है। मेरे पास बाल कल्याण समिति भी सब आते हैं, हम डिमांड भी करते हैं। यू कोट वी पे पॉलिसी है, 5 लाख तक भी 10 लाख तक भी डॉक्टर डिमांड करेगा ना, यहाँ नहीं कि कोई हाई वाला बिल पे, ये निकाल रखी है पॉलिसी, लेकिन तब भी नहीं आ रहा है। यहाँ की बात नहीं, श्रीनगर का एक डॉक्टर था, उसको डॉक्टर को 3 लाख सैलरी ऑफर की गई, नेगोशिएट करके 4 लाख, उसने कहा 4 लाख में श्रीनगर में काम नहीं करूंगा, 1.5 लाख में दिला दूंगा। जबरदस्ती नहीं ला सकती हो ना। शिक्षा, डॉक्टर, ह्यूमन रिसोर्स ऐसी चीज है जिसको आप जबरदस्ती प्रशासन सरकार नहीं करा पाएगी।
कभी नहीं करा पाएगी। आप ही सोचो, आपको पकड़ के मैं खड़ा कर दूं कि मैं इस स्कूल में पढ़ना है या यहाँ काम करना है, क्या तुम करोगे? कोई नहीं करेगा। ये समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम हर फोरम पे उठाते हैं। उसका सॉल्यूशन भी है कि कोई हमारा क्या करेगा कि इकोनॉमी के साथ उसको कि भाई 2 लाख दे देंगे, 4 लाख दे देंगे, 5 लाख। पैसे इज नॉट द प्रॉब्लम, की पैसे तो क्योंकि सोसाइटी का हमारा हित बहुत ज्यादा है। एक साइकियाट्रिस्ट भी आएगा, कोई भी आएगा, कितने लोगों को करेगा, तो पैसे के लिए सरकार रेडी है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं आ पाता। और उसका रीजन मैं बताऊं क्यों? ओवरऑल सोसाइटी हमारी को प्रोग्रेस होना है। इंसान काम से ज्यादा अपनी सोसाइटी में अपनी अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। वो अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है, जैसा समाज होगा वैसा रहना पसंद करेगा। हम देहरादून या उनकी तरफ क्यों भागते हैं? क्योंकि वहाँ उसको बहुत ज़्यादा फास्ट लाइफ भी है, चकाचौंध भी वो होगा। फिर वो लोग आएंगे जिनको वो जो उससे ऊब जाएंगे, तो वो फिर रिवर्स साइकिल आ जाएगा। तो अभी हमारी किसी की भी गलती नहीं है, हम अभी ट्रांजिशन फेज में हैं। हम बहुत तगड़े ट्रांजिशन फेज में हैं और ये एक इंडिया नहीं चल रहा है, ये इंडिया 7-8 सदी साथ चल रही है। कोई इंडिया 2030 का है, कोई अभी 1950 में ही चल रहा होगा कहीं कोई कोना। तो इतना तगड़ा ट्रांजिशन इंडिया में है ना, तो उस ट्रांजिशन को लेके चलना, सभी सरकार को और सभी सोसाइटी को लेके चलना अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। फिर भी एज ए सोसाइटी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अपने आप को गाली नहीं देना चाहिए, हम अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, हम और बेहतर कर सकते हैं, उस बेहतरी की दिशा में काम करना चाहिए, वो हमारा समाज ही करेगा। क्योंकि हम बहुत युवा कंट्री हैं और जितना बेहतर हम इनको बना पाएंगे उतना बेहतर हमारा कंट्री आगे प्रोग्रेस करेगा। और बेहतर बनाने के लिए 2-3 चीज़ें हैं, इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, इनकी शिक्षा अच्छी रहे और फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे। हेल्थ में सारी मेंटल फिजिकल सारी हेल्थ आ जाती है और इनकी शिक्षा, ये अपना इनका जितना ज्ञान रहेगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप सोसाइटी अच्छी होती चली जाती है और धीरे धीरे हो जाएगी। पिछली पीढ़ी में जो कमी आती है अगली वाली पीढ़ी उसको सुधार, अगली पीढ़ी में कुछ और कमी आएंगी, वो टाइम के साथ है। जैसे इसमें अभी मोबाइल की बात करेंगे, मोबाइल की कमी आ गई, लेकिन धीरे धीरे ये अडेप्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो लत लगती है, फिर धीरे धीरे इंसान उसका समाधान ढूंढने लगता है और समाधान ढूंढ के उसको मोबाइल के बिना जी नहीं सकते नहीं जी सकते। तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाने की बात करी थी, इसका आइडिया नमन ने बोला था, नहीं आइडिया बहुत अच्छा है व्हाट्सएप ग्रुप का भी, लेकिन फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ही एक्चुअली क्या एक सभी को लग रहा होगा ये ना मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें देखते हैं ना, विजुअल चीज़ें ना दिमाग को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। हमें लगता है कि हम बस सीख जा रहे हैं। हम कोई भी किसी की कोई हॉबी है, वो पेंटिंग देख रहा है, वो पेंटिंग बनाता हुआ देख रहा है, बस वो देख के ही सोच लेता है कि मैंने पेंटिंग बना ली, कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाता। ये सबके साथ होता होगा। किसी को लगता है मुझे डांस करना है, वो डांस के 2-4 वीडियो देखता है तो उसको लगता है कि मुझे आ गया, वो उसके दिमाग में ऐसा है कि आ गया, लेकिन उसने प्रैक्टिस ही नहीं करी इस चीज की। ये सबसे खतरनाक बात है इस मोबाइल की, मुझे जो लगता है। ये ट्यूटोरियल बहुत अच्छा कराता है, लेकिन आपके दिमाग को कैप्टिवेट कर दे रहा है, आप एक्चुअली ग्राउंड पर काम नहीं कर रहे हो। ऐसा मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि खुद के साथ भी होता है। कभी मुझे कोई पेंटिंग अच्छी लगी, मैंने रेफरेंस लिया उसका, मैं पहले मैं सोचती थी, जब मैं नहीं देखती थी तब मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर लेती थी, या शायद ये हो सकता है कि मैं बिजी बहुत हूँ, लेकिन मैंने धीरे धीरे चेंज फील किया। मैंने कहा अरे ये इसलिए है क्योंकि मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसने बनाई मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, मैंने कभी फिजिकली मेहनत करने की जरूरत ही नहीं करी। तो इसको भी लिमिटेड देखना है आपको, इसलिए आपका पढ़ाई में भी कम है। आपने एक वीडियो देखा, एक लेक्चर देख लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आपने रिवाइज नहीं करा, आप बस देखते जा रहे। देखना बहुत अच्छी बात है, पर उसको रख के उस लेक्चर को या उस चीज को दोबारा रिवाइज करें, रेप्लिकेट करें, तब बहुत स्टैटिक हो जाएगा और तब ये हमारे लिए अभिशाप न होकर वरदान हो जाएगा। ये अभिशाप इसीलिए ही हो रहा है, बस देखते चले जा रहे हैं। छोटे बच्चे भी वो इतना कैप्टिवेटिंग होता है, हम देखते चले एक के बाद एक वीडियो, बस उसके बाद शाम तक पता चला टाइम खत्म वीडियो में, आंखें दुख रही हैं, फिर सर में दर्द हो रहा है, सो गए। ये इसको लिमिट करना, मैंने पहले भी एक लाइन बोली, अति हर चीज की बोली है, इसको भी लिमिट करना, अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना। अगला अभिशाप ये होगा, स्क्रीन टाइम को लिमिट कैसे करें। लॉक लगा दे रहे हैं पेरेंट्स आजकल बच्चों के टैब पर कि ये स्क्रीन टाइम इतना ही है, तुम्हारा स्क्रीन टाइम 1 घंटा, चाहे वो मोबाइल हो टैबलेट हो वो इतना, तो इसको लिमिट करना पड़ेगा। और ये भी आपके दिमाग पे असर डालता है, आपकी सोचने की क्षमता कम होती है, आपके ओरिजिनल थॉट्स कम आएंगे, आपके थॉट से थॉट जनरेट होता है। जब आप इसको एक को देखोगे, आपने आइडिया कंसीव कर लिया, फिर आप सोचो, बैठो और फिर उसके बाद आपके नए आइडियाज आएंगे। ये मेरा मानना है, मतलब मैंने प्रैक्टिकली फील किया है।
आप लोग भी कर रहे होंगे, लगता है ऐसा। चलिए ठीक है, अब मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली है, मैं बहुत ज़्यादा और भी बातें नहीं, लेकिन फिर भी आज जो इनका टॉपिक था, टॉपिक तो ये है कि इनमें सारी चीज़ें जोड़ी है, सारी चीज़ें, कोई भी और भी टॉपिक होगा, सारी चीज़ें वेल रेड, वेल रिसर्च और वेल ये प्रिपेयर करके आएंगे। प्रिपरेशन सबकी बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि इसको बच्चे को विषय की समझ नहीं है, विषय की समझ भी सबको थी, सब चीज़ें थी। 2-3 चीज़ें पर जो मुझे लगा कि ये मिसिंग थी वो मैंने आपको बता दी। मेरे ख्याल से सब इसको पॉजिटिवली लेंगे और अगली बार और अच्छा इसको करके आएंगे। बाकी रिजल्ट आप बहुत बढ़िया डिबेट थी, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, सब लोगों ने बहुत अच्छा। एक नंबर देने की प्रारंभ थी, कैसे मैं तो बस करते हैं अभी मेरे नंबर में 0.5 पॉइंट इसका डिफरेंस होगा और ज्यादा कुछ नहीं है, सबका सेम उसी रेंज में, 2-2 नंबर के इधर-उधर, बाकी सब मिला लेंगे क्योंकि अब बच्चों को वैसे दे भी नहीं सकते, सबका अपना सोचना है, सबका अपना। हमारा मकसद है कि पिता अगर शराब पी के घर आ रहा है, अगर बेटा कहेगा पिताजी शराब मत पियो तो शायद बाप इग्नोर करेगा, लेकिन अगर बेटी कहेगी पापा शराब पी के आ रहे तो वो बाप शर्माएगा। मेरा टारगेट वो एज ग्रुप है ही नहीं है, आप उनको ला ही नहीं सकते हो वापस, आप कुछ भी कर लीजिए। मेरा टारगेट ग्रुप ही, मेरा एज ग्रुप ये है जो नए आ रहे हैं, वो ना उस लत में पड़े, उनको धीरे धीरे कंट्रोल करना है, उनको धीरे धीरे वो करना है, वो सही बात है। लेकिन मुझे पता होना चाहिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा तो पूरा फोकस है, क्योंकि जो जिस एज में जो 45-40 वो क्रॉस कर चुका है, उसको मुझे वापस बैक करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। भाई को सुधार ले, एग्जैक्टली, वो अपने भाई को, अपने साथ वालों को सुधार ले, बेटी भी सुधार ले, बेटा भी सुधार ले, दोनों सुधार ले, उससे मुझे कोई वो नहीं है। अपने साथ वाले को, हमें यंग जनरेशन को बचाना है कि जो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपना करियर अपनाने के बाद, अपना सब कुछ करने के बाद स्टार्ट करते हैं, लाइक शौकिया, वो हमेशा लिमिट रहते हैं, वो कभी भी आउट ऑफ लिमिट नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बिकॉज उनको पता है उन्होंने अचीवमेंट। मेरी समस्या ये है, जो बच्चे टीन एज में स्टार्ट करते हैं, 16-17-18 वो बच्चे फिर वही उनका करियर का मेन पीक ईयर्स हैं, 3-4 साल कॉलेज के और उसके बाद के, फिर वो उनको बड़ा मुश्किल है। तो मुझे यहीं पे चोट करनी है, क्योंकि इसके बाद अगर वो बाद में कर रहे हैं, वो अपने आप सुधरते हुए रहते हैं, क्योंकि उनका बेसिक इकोनॉमी से जुड़ा है, वो उनको पता है कि कहाँ पर मेरा पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और बहुत सारी सोसाइटी वाली प्रॉब्लम है, तो एग्रेशन है, मारपीट है, वो पार्ट एंड पार्शल है, वो तो चलता रहेगा। कई बच्चे सुधार लेते हैं, जैसे बच्चा बड़ा होता है पिता भी, फिर थोड़ा उनका बिहेवियर भी चेंज होता है, वो सारी चीज़ें हैं, और फिर वो सिखाएंगे ऑब्वियसली, जो आप बोल रहे हो बात भी रूल आउट नहीं करते। इंटर से नीचे बच्चे तभी हम दे लिए, ये अगर समझ जाएंगे तो बड़े तो समझ जाएंगे, इनको ही समझाना है, क्योंकि इनको ही आगे जाके बड़ी वाली दिक्कत नहीं। हमने आपसे एक चीज कही थी कि सबको बिजी कर दीजिए, अगर मुझे बस चलेगा तो सबको स्पोर्ट्समैन बना दूंगा, सबको आर्टिस्ट बना दूंगा, दीजिए, उसके बाद क्राइम सारा खत्म हो जाएगा, भूल जाएंगे नशा कैसे करेंगे। जब आप थक के आते हैं नशा करते हैं तो वही तो 10 कैसे करते हैं आपको कुछ। हमने शुरू किया है, हमारे रमेश पांडे जी हैं, इनकी बुक सेलर की दुकान है, तो मैम ने एक कमरा भी दे रखा है हमको, छोटा सा पिंडाली रोड पे, तो हमने मैम वहाँ किताबें रखी हुई है, कम से किताबें, हम इनसे कहते हैं कि 1 महीना आउटडेटेड हो जाए वो हमको दे दो। अभी अपने 5 लाइब्रेरी नहीं, हम लोगों ने 3 तो स्टार्ट कर दी, इसकी भी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, मतलब ओवरऑल प्रशासन जितना कर सकता है उतना करेगा, लेकिन एज ए सोसाइटी सभी को आगे आना पड़ेगा। आप आए, बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी मेरे पास ऐसा आइडिया लेके आएगा तो हम तो वी आर वेरी रेडी टू गिव। हम तो आफ्टर ऑफिस आवर, आफ्टर स्कूल आवर्स, सारे स्कूल में आप हम कोचिंग करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए, हम तो देने को तैयार है। हमें कोई आज मौका अच्छा है, मैं सबको बच्चों को एक चीज़ और बता दूं मैं कि मैम की ओर से एक छोटा सा ऑफिस हमको मिला हुआ है, सामा सब्जी मंडी के बगल में एक कमरा है, तो संवाद बुक लाइब्रेरी करके हमने खोली है मैम, वहाँ पे किताबें हमको दे देते हैं, तो कोई भी बच्चा वहाँ पर कभी भी आकर के, जब उसको फुर्सत मिले, आकर के बैठ करके, चेयर लगी हुई है, पढ़ करके निःशुल्क पढ़ सकता है। ये हमने शुरू किया, हमने 2-3 साल हो गए उसको, तो बच्चों आप रिजल्ट अपना करना एक बच्चा बोलेगा मैम, इसमें टॉप होगा, वो बच्चा बोलेगा। व्याख्यानमाला में अपना व्याख्यान यहाँ पर दिया, उसके लिए मैं बधाई दूंगा उन सभी बच्चों को जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, पहले राउंड में और दूसरे राउंड में।
शुभकामनाएं भी आने वाले समय के लिए। इसमें जिनको, क्योंकि अब तो रिजल्ट है पूरा फाइनल है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड टू फिफ्थ 2 कंसोलेशन है, 4th और 5th, और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज है, 3 मतलब प्राइज तो 5 के 5 है। जो 5 में जिनके नामों की सूची है उनको तो मैं बधाई दूंगा ही दूंगा, लेकिन उनको भी बधाई जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि मुख्य है प्रतिभा करना। रिजल्ट के परिणाम की तो बाद में घोषणा होती है या उसका परिणाम बाद में आता है, लेकिन प्रतिभा करना सबसे बड़ी बात होती है। तो लीजिए परिणाम आपके, मैं सभी का, हमारे अतिथि का हमारे बीच में है, सभी का धन्यवाद भी करूँगा, आप सब लोगों का भी। परिणाम पहले स्थान पर दिया है निष्ठा जी। बताएगी ना सबको, बधाई निष्ठा जी को। दूसरे नंबर पर बैठी, दूसरे नंबर पर है अनामिका। जो 3 जजेस थे, तीनों जजेस ने आउटस्टैंडिंग दिया था, नहीं इसलिए इसको शामिल करना। इनकी बोलने की एक खास बात थी कि बड़ा जो प्रोनाउंसिएशन था बड़ा अच्छा था, साफ साफ बोल रही थी, जो हाँ बिल्कुल कोई क्लियर से था। इनका पूरा ड्रामेटिक था, पूरे सबको अपने साथ बाहर ले जा रही थी, लेकिन वो जो बोली, जो रियली एक डिबेट में बोलना चाहिए उस टाइप का बोलना। थैंक यू। तीसरे नंबर पर थर्ड प्लेस है नमन। कंसोलेशन है हमारे पास, लड़के में भी सब, इसमें भी पार्टी है कि जो बोलता है और बहुत साफ साफ। चौथा पांचवा जो कंसोलेशन प्राइजेज है उसमें चौथा नंबर है रोहित का। रोहित एक खुद आपका बहुत पावरफुल होगा, आपने बहुत अच्छा बोला, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, और पर्सनालिटी बहुत अच्छी। और 5वां नंबर इसमें है कामाख्या। सभी 5 बच्चों को हम बधाई तो दे रहे हैं, आप सबको भी, जो अपना स्थान हो सकता है कुछ खामियां रही हो, कुछ कारण रहे हों, जिस कारण से आपको स्थान मिला, उसके लिए हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारा मिशन रुकने वाला नहीं है, हम ये इस मिशन में तो चल ही रहे हैं, इसके बाद भी अन्य कई मिशन हैं, उनमें हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आपको साथ लेकर चलेंगे। आप मायूस न हो, इसलिए आप सभी को पुनः बधाई भी, शुभकामनाएं भी। और तुम्हारा जी थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम, अब बहुत बहुत तेज बोलती है तो उसमें आदमी आवाज सुन नहीं पाता कई बार, लेकिन आप क्लियर बोलती हैं, थोड़ा आराम से बोलो, जिस तरह टीवी अनाउंसर बोलते हैं वो आपको। यस, आप हमारे कपूर साहब हैं, तेज कपूर आपका नाम है, और आप वैसे मेरे से परिचित, वैसे सारे नगर से, सारे बागेश्वर से आप परिचित हैं। जब पहली मरतबा आप बागेश्वर स्टेट बैंक में मैनेजर बन करके आए थे, तब से हमारा परिचय है, और भी परिचय बना हुआ है। अब आप रिटायर हो चुके, बड़े हाई पोस्ट से रिटायर हुए हैं, और अभी आप कोसानी में आपका आवास भी वही है, आपका होटल भी वही है, और पूरी फोटोग्राफी, आप इनके फोटोग्राफी गैलरी को देखना चाहें, कभी जाएं कोसानी, तो आप तेज कपूर से जरूर मिलिए और देखिए इनकी वो विधा, कैलाश पर्वत से लेकर के पूरा लगभग पूरा इंडिया इनके कैमरे में कैद होकर के कोसानी में बसा है। तो ये ऐसी विभूति हमारे सामने, सबको धन्यवाद हमारे। मुझे अच्छा लगे जिसमें 11 बच्चे गाड़ी भेज देंगे, सब लोग कोसानी आए, और एक हमारा प्रोग्राम है सर, ये जो 5 बच्चे हैं ये आएंगे, नहीं सभी सारे बच्चे आएंगे, गाड़ी भेज दूंगा आपसे, आपको छोड़ भी दूंगा वहाँ। बिल्कुल, तो आप एक दिन मजा आके रहिए सब लोग। चलिए एक इन्विटेशन और मिल गया, कोसानी का ऑफर मिल गया। धन्यवाद। हमारे जी हमारे बीच आए, मुंगेर से आए थे, और उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच में आए। तिवाड़ी जी का भी इस उम्र में भी आप, हम लगभग समकक्षी ही हैं,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और हमारे इस सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी मेंबरान हैं, मैडम पांडे जी हैं, तिवारी जी हैं और भी हमारे साथीगण हैं, उन सबका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। फुलारा जी के बाद 2 शब्द भी और समापन अध्यक्ष ही संबोधन अध्यक्ष काम तो अध्यक्ष ही होते बड़ी है। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग इस कार्यक्रम में आए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो हम कार्यक्रम शुरू करेंगे आप लोग साथ रहेंगे हमारे। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज निष्ठा की है, निष्ठा ना, हाँ, क्योंकि 9 नवंबर को जब हम प्रोग्राम करेंगे सर, हमारा क्या राज्य स्थापना दिवस रहेगा, उसमें एक जो पहले जो भाषण दिया था, अभी जो भाषण दिया, उसको मिक्स करके बढ़िया से ऐसा हो कि आप कितना समय आपको बोलने के लिए चाहिए वो आप पर डिपेंड करेगा। 2 मिनट बाद लोगों को लगे यार खा लिए, या फिर लोग कहें कि थोड़ा और, आप 15 मिनट बोलो, 20 मिनट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटा 2 घंटा बोलो, लेकिन उसमें बोलने में ऐसा हो कि हाँ आदमी सुने। आप पर डिपेंड करेगा आप कितना बोलोगे, ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। और दूसरा, इनका हमने जो YouTube बनाया सर, इनकी जो थीम हमने ली है, जो ये गाना है हिंद संवाद मैंने डाल दिया पूरा, और सारे बच्चों के डाल रखे हैं उसमें, और पूरा जितना भाषण उन्होंने कहा है आप देख सकते हैं कहाँ कमी रही है, कहाँ अच्छा बोला है, या दूसरे से हम क्या सीख सकते हैं, वो सब YouTube में है, आप उसको देख लेंगे। इसको भी हम डाल देंगे 2-3 दिन में। और भाई क्या है, धन्यवाद ही कहना है आप लोगों का, और उम्मीद तो ये कहिए कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। ऑफिस का मैंने आपको बता दिया है, संवाददाता सोसाइटी का अपना ऑफिस है, और कभी पढ़ना चाहें, किताब पढ़ना चाहिए, आपको वहाँ पर रुकना है, बैठना है थोड़ी देर, तो आप आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है। और कभी भी एक पिछली बार अच्छी बात आई थी सर, कुछ बच्चों ने सुझाव दिया था कि हम नशे को ऐसे रोक सकते हैं, जैसे मैडम ने भी अच्छी बात की है, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात, तो उस पर हम अमल कर सकते हैं। आप कुछ बच्चों ने अच्छा सुझाव दिया कि हम किसी समारोह में जा रहे हैं और अगर वहाँ पीना खाना ये इस तरह की चीज चले तो हम उसका बहिष्कार कर दें। हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो हम स्ट्रिक्टली ये कहें कि यहाँ पीना नहीं है। अपने पापा से भी कहिए हम सारे कार्यक्रम करेंगे, आप उस दारू की बोतल के बदले कुछ और ले आइए, खर्चा तो होना है ही, उसके बदले कुछ और कर लीजिए। तो ऐसा हम मुहिम करें तो हाँ ये समाज के बच्चे हैं, इन्होंने वहाँ से आए हैं, तो ऐसा लगे कि हाँ वहाँ से सीख के आए। उठाइए तो सही बात को, समाज में भीड़ में आप वही रहेंगे तो फायदा क्या है। हम बाजार में जब चले हैं तो हाँ अच्छा ये वो प्रोग्राम वाले हैं, अच्छा ये वो है, एक आइडेंटिफिकेशन तो हो। तो इसी उम्मीद के साथ हमारा दूसरा चरण और अंतिम चरण समाप्त हो रहा है। हम आप मिलेंगे 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस को। सर आप लोग भी आएंगे, उस दिन आइए। और जो बच्चे निकले हैं उनके लिए एक जानकारी और है, वो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड वो सबका बना होगा, पैन कार्ड नहीं बना है नहीं सर, पैन कार्ड कोई बना नहीं, बच्चों के अकाउंट खोलना है। आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग आज तो संडे है, स्कूल सब बच्चे जाते होंगे, समय कब मिलेगा, कितने बजे के बाद? 3:30 के बाद। 3:30 के बाद आप पूर्वांचल नगर सहकारी बैंक में चले जाइए, ठीक है। वहाँ हिमानी मैडम बैठी रहेंगी, फर्स्ट में बैठते हैं केबिन के बाहर से, केबिन में ही बैठती है, तो उनसे मिल लीजिए। आपका अकाउंट खुलेगा, आपका जो अकाउंट की धनराशि होगी उसके हमको चेक भी बनानी पड़ेगी, बड़े वाले डमी चेक, तो आप उनसे मिल लीजिए, अपना अकाउंट खोल लीजिए। आपका जो हम आपको अमाउंट देंगे, फर्स्ट प्राइज को 5100, मझा समंदर निकली मदिरा, निकला मेरे निकला भव ज्ञान व्यान और न जाने क्या क्या निकला। क्योंकि अब चुनो तुम कल को जाएंगे तो वरदान चाहिए या तुमरा पान चाहिए, भीतर अपने हैवान चाहिए या इंसान चाहिए या इंसान चाहिए, क्योंकि ये शराब नहीं वहाँ नहीं, अच्छा वहीं का क्यों बुझाई दिया, क्यों जलाए नंबर सब लड़खड़ाते कदमों तले जमीन चाहिए या आसमान चाहिए। अब चुनो तुम किस समस्या चाहिए या समाधान चाहिए, समाधान चाहिए, समाधान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।